हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी ने अभी तक टोटल 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग करने वाले हैं 7th चैप्टर की बात। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को कनेक्ट करा देता हूं, जिससे आप सभी को चीजें के बारे में आइडिया लग जाए कि पहले चैप्टर को आप सभी ने देखा था तो उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को जाना, थर्ड चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़े, जहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा चार्ज है वो फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से कहां हमें कितना करंट मिल रहा है, क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। उसके बाद में हम लोगों ने उसकी रिलेशंस को देखा, ब्रिजेस को देखा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पहुंचे और वहां पे हमें ऑरस्ट्रोड नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर होता है और उसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे कोई कंपास या नीडल में लेके जाता हूं तो उसके अंदर मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बाद में बायो सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका वैल्यू बताया कि कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात आई सर यहां पे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने देखा कि यार अगर मेरे पास अर्थ की मैं बात करता हूं, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, किस पॉइंट के ऊपर कितना हमें वैल्यू मिलता है, वो सारी चीजों को जाना। फिर हमने देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या हमारी सॉफ्ट आयरन होता है, और उसके अलावा उसके आगे हमने बहुत सारी चीजों को और को समझा, और हिस्टरेसिस कर्व है उसको भी हमने देखा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, हेनरी फैराडे ने क्या लॉ दिया, लेंज ने क्या चीज हमें बताई। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के ऊपर हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखा। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसके बाद में हमने देखा वहां पे जनरेटर को। अब उसको जानने के बाद में वहां पे एक इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, E = E0 sin ωt, उसी को हम लोगों को यहां पे यूज करना है और चैप्टर नंबर 7 को कनेक्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट को कि भैया क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, और इसके अलावा अगर हम लोग किसी रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या मैक्सिमम करंट होगा, मिनिमम करंट कितना होगा, और फिर हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर जाएंगे, लॉसेस के बारे में देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। इन पूरी कहानियों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ढंग से देखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीजें पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड हम लोग देख लेते हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। यानी कि सर अगर मेरी लाइफ में मैं तैयारी कर रहा हूं और जब हम लोगों की मेहनत रंग लाएगी और लाने के बाद में जब मेरा एक सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा, और सिलेक्शन जब अच्छी जगह हो जाएगा तो उसके बाद में तो भैया हेड भी हमारा होगा, टेल भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, उगते हुए सूरज को हमेशा सब लोग सलाम करते हैं। जो मैं अगर सूरज की बात करता हूं, जो नॉर्मल होता है, जो बिल्कुल छिपता हुआ होता है, उसको कोई नहीं देखता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को उगता हुआ सूरज की तरह बिहेव करना है और हमेशा जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के बाद में अपनी ड्रीम है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर चीजें होती हैं। तो यार नॉर्मली आप सभी को थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। और करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक होता है डीसी करंट, एक होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट की मैं बात करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है और उसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट ऑलमोस्ट चलता रहता है। सेकंड, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो प्रेडिक्टली क्या होती है, चेंज होती रहती है। याद रखिएगा, इसकी मैं अगर बात करूं तो देखो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट इज द वन विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। यानी कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होती है। यानी कि एक आप लोगों की पॉजिटिव गई, फिर नेगेटिव आई, फिर पॉजिटिव गई। इस तरीके से सारी कहानियां इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाना चाहूं तो मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, एक वेव है। अगर मैं इस वेव के थ्रू देखूंगा तो आप सभी को पता होना चाहिए साइकिल क्या होता है, किस तरीके से आप लोग देखते हो। तो याद रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यानी कि सर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, प्रेडिक्टली चेंज हो रही है। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो मान लीजिए ये तुम्हारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये तुम्हारी क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है प्रेडिकली। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ। सर अल्टरनेटिंग करंट हमारा वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है, डायरेक्शन क्या होती है, प्रेडिकली चेंज होती है। समझ में आ गया। करंट वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम लोग इसके पीक वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम करंट की बात करें, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग या तो पीक वैल्यू बोल देते हैं या करंट एम्पलीट्यूड उसको हम लोग बोल देते हैं। अब यहां से जो हमने इक्वेशन देखी थी उसको
इसको इक्वेशन को देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने जो देखा था, बोला सर क्या था पिछले चैप्टर के अंदर, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की मैंने बात करी थी, ठीक है जी, ये हमने की थी। और इसी को इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। तो चाहो आप लोग E की फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे वोल्टेज की फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है तो उस केस के अंदर आप लोगों का EMF बराबर किसके हो जाता है, आप लोगों के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, जो टर्मिनल वोल्टेज आप सभी कहते हो। तो ठीक है जी, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए कि सर अगर मैं इसकी V की बात कर रहा हूं, और आप सभी जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, बोला भैया IR होता है। ठीक है जी, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर मैं I की वैल्यू की बात करूंगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी आप सभी का है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर। अगर मैं आर की बात कर रहा हूं तो क्या मैं वी नॉट बाई आर इसको लिख दूं और यहां पे साइन ओमेगा टी है, इसको ऐसे ही रहने दूं, तो क्या हो जाएगा कि जब भी आप लोग मैक्सिमम वोल्टेज में, जब भी आप लोग मैक्सिमम वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे, जब भी आप लोग मैक्सिमम वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो उस केस में आप लोगों को मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिलेगी, यानी कि पीक वैल्यू आप सभी को मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, पीक वैल्यू। यानी कि यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो, बोला सर ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाएगा, बोलो हाँ की ना। तो इस तरीके से आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वोल्टेज की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर की जब आप लोग बात करोगे, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, I की वैल्यू निकाली, V बाई आर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग जो काम करेंगे वो वोल्टेज और करंट पे ही करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि वोल्टेज और करंट के अंदर कितना फेज डिफरेंस है। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग यहां पे सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, हम लोग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे, उसके बेसिस पे सारी कहानियों को करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, राइट है। तो आई होप कि इतना आप सभी के दिमाग में बैठ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहां पे आती है कि सर पीक वैल्यू क्या होती है, हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है, रूट मींस स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। इन सारी चीजों की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। चाहे मीन वैल्यू बात कर लीजिए, चाहे हम लोग यहां पे मीन की बात करें, चाहे हाफ की बात करें, चाहे रूट मींस स्क्वायर वैल्यू की बात करें। मीन का मतलब आप एवरेज की फॉर्म में भी उसको समझ सकते हो। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यार एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब है कि अगर मैं सिंपली अगर मैं मैथ के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो क्या होता है, बोलो सर कुछ वैल्यूज आपने दे रखी हैं और जितनी वैल्यूज दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, उसकी एवरेज आप सभी के सामने आ जाती है। बोलो हाँ या ना, यही होता है एवरेज अगर मुझे निकालना है। और अगर एक वैल्यू मैक्सिमम कुछ वैल्यू पे गई है, मिनिमम भी उसी वैल्यू पे गई, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे डिवाइड करोगे, दो वैल्यूज हैं तो दो से तो जीरो आ जाएगा। यानी कि सर अगर मैं सिंपली इस चीज को समझने की कोशिश करूं, इस चीज का दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो उस केस के अंदर समझिएगा। मैंने बोला सर क्या समझना है, देखो अगर मैं सिंपली आप सभी को बोलता हूं कि यार मेरे पास क्या है, एक वोल्टेज और करंट की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए वोल्टेज और करंट की बात करता हूं, ठीक है जी, यहां पे वोल्टेज और करंट की बात करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि सर यहां पे क्या होगा। देखो यार सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, अगर सिंपली मैं इनकी एवरेज की बात करता हूं, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, टी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, टी टाइम पीरियड की बात यहां पे कर रहा हूं, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं। ये तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव है। यार मेरे को एक चीज बताओ, जिस टाइम पे यहां पे कुछ वैल्यू होगी, सुनना ढंग से सुनिएगा, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मान लीजिए मैं वोल्टेज के लिए निकालूंगा तो ई नॉट बोल दीजिए, और क्या बोल दीजिए, वी नॉट, आप लोग इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे लिखोगे तो माइनस का वी नॉट आप सभी का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड पीक वैल्यू और साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। अब थोड़ा सोचिएगा, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो क्या होगा, बोलो सर अगर इस मैक्सिमम वैल्यू में इसको जोड़ोगे क्या होगा भैया, वी नॉट नीचे प्लस में करोगे माइनस का वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जब भी आप सभी को कभी भी बोला जाता है कंप्लीट साइकिल के लिए, याद रखिएगा किसकी मैं बात कर रहा हूं, फॉर कंप्लीट साइकिल। तो अगर आपको कंप्लीट साइकिल की जब भी कोई बात करेगा तो याद रख लेना बेटा कंप्लीट, मैं देखो आपको कम टाइम में भी अच्छे से सारी चीजें कवर करा जाऊंगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, बोला सर अगर कंप्लीट साइकिल की बात करोगे तो आई एवरेज की बात करो, ठीक है जी, वो कितना होगा, जीरो। वी एवरेज की बात करोगे वो भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये याद रखिएगा फॉर कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब मैं बात करता हूं हाफ साइकिल के लिए, आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाफ साइकिल में क्या होता है,
बोला सर अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पे छोटे 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 जो पॉइंट्स हैं उनके लिए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चीजों को निकालना पड़ेगा, यानी कि 0 से t/2 के लिए अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। और उस केस में जब मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, देखो इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग इसको बेसिकली 12th के अंदर न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल वाले पर्सपेक्टिव पे कर रहा हूं कि यार आपको कौन स्टेप जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मुझे एक चीज समझाइएगा, थोड़ा सुनिएगा। मैं अगर सिंपली कहता हूं कि क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा करंट के बारे में कि एवरेज करंट में भी क्या होता है, इंस्टेनियस करंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिस्क्रीट करंट क्या होता है, उनके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं ये कहता हूं मान लो ये तुम्हारा 0 है, ये पूरा क्या है t है, तो इसको मैं बोल सकता हूं t/2 है मेरे भैया। अगर t/2 है तो क्या मैं इस t/2 के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बोला सर इसमें देखो यहां पे अगर पॉइंट्स को निकालोगे छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनगिनिट पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं इनको गिनने बैठूंगा तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, निकालना चाहो 50 पॉइंट भी हो जाएंगे, हो सकता है 1000 पॉइंट्स भी हो सकता है लाख पॉइंट भी हो, तो हो सकता है n पॉइंट्स भी हो। अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनको सबको अगर मुझे कलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, इंटीग्रेशन। क्या यूज करता हूं बेटा, इंटीग्रेशन में यूज करता हूं। तो इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो उतने से ही आप लोग क्या करोगे, बोला आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम स्लॉट, जो भी आप लोग निकाल रहे हो। यानी कि हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, जीरो से कहां ले रहे हैं, t/2 तक ले रहे हैं। तो उस केस की बात है, तो उसमें जब आप लोग इसको सॉल्व करते हो, पूरी चीजों को निकालते हो, तो उस केस में आप सभी के सामने वैल्यूज आती हैं। किसकी वाले, हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूं तो वो निकाल लीजिए। हाफ साइकिल की अगर आप लोग बात करते हो तो मैं आपको रिजल्ट ही बता रहा हूं सीधा सीधा, जिससे आपके दिमाग में रहे। तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा बेटा, हाफ साइकिल के लिए ये आप सभी का हो जाता है टोटल। देखो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जब डिटेल वीडियोज आपको कराई है उसके अंदर मैंने चीजों को बहुत डेप्थ में कराया, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाता है, बोलो सर हाफ साइकिल की अगर आप लोग बात करोगे, अगर आई की बात करोगे तो ये हो जाता है तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है पाई, ठीक है जी, 2 टाइम्स अब ये। और इसकी बात करोगे तो लगभग 0.636 आप सभी का हो जाएगा आई नॉट। या फिर इसको अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो परसेंटेज में लिखोगे, अगर इसको परसेंटेज में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, बोले सर परसेंटेज में ये हो जाएगा 63.6% ऑफ आई नॉट। यानी कि सर आपको 100% ये नहीं मिलेगा, ये कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3.6% आप सभी को मिलने वाला है। किस केस में, जब आप लोग यहां पे आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो इतना आप सभी को मिलने वाला है। यानी कि जो टोटल पीक करंट होता है ना उसका क्या होता है, ओनली 63.6% आप सभी का होता है। या फिर आप लोग बोल सकते हो 0.636 आई नॉट आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वोल्टेज का केस भी यही होता है। बोलो सर वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी होता है 2V नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, बोलो सर 0.636 V नॉट आप सभी का है। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो 63.6% ऑफ V नॉट। यानी कि जो भी तुम्हारा पीक वैल्यू है, उसका क्या हो जाएगा, 63.6% आप सभी का ये हो जाएगा। इसको आप लोग निकाल सकते हो, यानी कि 2V नॉट डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, 0.636 V नॉट आप सभी का हो गया और 63.6% आप सभी का हो जाएगा, जो तुम्हारी पीक वैल्यू है उसका। पीक वैल्यू मतलब अगर पीक 10 गया है तो 10 का कितना हो जाएगा, 63.6% की बात करोगे तो लगभग 6.36% आप सभी का, वो 6.36% आप सभी का हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है, 100% की बात हम लोग वहां पे करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल पाओगे। और अगर मैं रूट मीन से स्क्वायर वैल्यू की बात करता हूं तो क्या होता है, अगर रूट मीन से स्क्वायर वैल्यू की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन से स्क्वायर वैल्यू को अगर आप लोग निकालते हो तो क्या करते हो बेटा, देखो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मैं एक नॉर्मल सर्किट लेता हूं जिसके अंदर एसी करंट फ्लो हो रहा है, एक मैं लेता हूं दूसरा जिसके अंदर मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। देखो दो सिंपल सर्किट्स होते हैं, उसके थ्रू आप लोग इसका कंपैरिजन करते हो। क्या करते हो, कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए यहां पे एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है जी, रेजिस्टेंस के साथ मैंने क्या किया है, एक एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। और अगर एसी सोर्स को कनेक्ट किया है तो ये आर हो गया है, इसके अंदर करंट जो जा रहा है वो कितना है, आई है। और आई कौन सा है, यहां पे अगर एसी की बात करते हो तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। बोलो ठीक है यार। और दूसरा सर्किट मैंने लिया, बोलो सर इस तरीके से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से, और मैं कहता हूं ये आर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई आर एम एस है, जो आपका क्या है, कांस्टेंट करंट है।
क्या है, कांस्टेंट करंट है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों सर्किट्स की अगर मैं बात करता हूं, दोनों सर्किट्स के अंदर अगर आरएमएस वैल्यू की अगर बात करूंगा तो जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है एक सेम टाइम इंटरवल के अंदर, वो दोनों में बराबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, दोनों बराबर आप सभी की होती हैं। क्या होती है, दोनों बराबर आप सभी की होती हैं। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इसी से आप लोग यहां से निकालते हो। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट की बात करोगे तो आई स्क्वायर आर टी आप सभी का होता है। एक बार आप लोग यहां पे क्या कर लोगे, बोला सर एच है और इंस्टेनियस के अंदर क्या होता है, बोला सर छोटे छोटे, अगर एक मैं बात कर रहा हूं आई की, आई कौन से आई की बात कर रहा हूं, जो एसी के अंदर है। तो एसी के अंदर क्या होगा कि बोला सर वैल्यू क्या होती है, एक बार पॉजिटिव जाती है, दूसरी बार नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस केस में मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकाल लूंगा डीएच के लिए, और डीएच के लिए इसको मैं सॉल्व कर लूंगा कि भैया डीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां से हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर और डी आप सभी का हो जाएगा। फिर पूरा आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो उस तरीके से जब इसको सॉल्व करते हो तो उस केस में आपको आई आरएमएस मिलता है, और आई आरएमएस क्या हो जाता है बेटा, आई नॉट बाई अंडर रूट टू आप सभी का होता है। क्या होता है, आई नॉट बाई अंडर रूट टू होता है, जिसको आप लोग बोलोगे 0.707 होता है, 0.0707 होता है, और इसको आप लोग बोलोगे आई नॉट, या फिर इसको बोलोगे कि आई आरएमएस जो होता है टोटल करंट का 70.7% आप सभी का होता है, जो आपका टोटल मतलब पीक वैल्यू जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पीक वैल्यू की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, उसकी बात है। तो पीक वैल्यू का क्या होता है बेटा, यहां पे 0, अगर बात करूंगा नॉर्मल में तो 0.707 आई नॉट होगा, और अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो सर 70.7% ऑफ आई नॉट करंट आप सभी का होता है आरएमएस। और अगर आप लोग पीक वैल्यू की बात है, ठीक है, अगर मैं वी आरएमएस की बात करता हूं तो वी आरएमएस आप सभी का क्या हो जाता है, बोला भैया वी नॉट बाई अंडर रूट टू आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, वी नॉट बाई अंडर रूट टू हो जाता है, जिसको 0.707 वी नॉट आप सभी लिख सकते हो। अब बहुत सारे दिमाग में आएगा सर इसको कैसे सॉल्व किया, तो बेटा सॉल्व इस तरीके से किया है कि अगर यह आप लोगों का आई आरएमएस है, यहां पे देखो आई नॉट बाई अंडर रूट टू है, ऊपर नीचे अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो। अगर अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 आप सभी की होती है। तो ये 1.414 है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा आई नॉट और इनटू में 1.414 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो 2 से काटोगे तो 0.707 आप सभी का हो जाएगा आई नॉट। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करते हो, आई आरएमएस को कैलकुलेट करते हो। तो इस तरीके से तो याद रखना कि जो आपका आरएमएस वैल्यू होती है 70.7% आप सभी का होता है, किसका, जो आपकी पीक वैल्यू होती है उसका। यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाई अंडर रूट टू और इज इक्वल टू ये, तो ये आपका आ जाएगा वी नॉट बाई अंडर रूट टू हो गया, 0.707 वी नॉट हो गया, और वहां से आई नॉट बाई अंडर रूट टू है 0.707 आई नॉट हो गया। उधर से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हाफ साइकिल के लिए आपकी पीक वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू जो है या फिर एवरेज वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/2 आई नॉट बाई पाई आप सभी का हो जाता है, जिसको आप लोग लिख सकते हो 0.636 आई नॉट लिखोगे। उसके बाद में अगर वोल्टेज के लिए बात करोगे तो 2 वी नॉट बाई पाई इज इक्वल टू 0.636 वी नॉट आप सभी का हो जाता है। कंप्लीट साइकिल के लिए आपका एवरेज करंट और वोल्टेज कितना हो जाता है 0, यह आप सभी से पूछा जाता है। दूसरी चीज आप सभी से पूछी जाएगी, सुनिएगा ढंग से, बोला सर क्या हम लोग एसी डिवाइसेज है, क्या उनके अंदर, अगर मैं एसी की बात करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग एसी जो होती है वही क्यों यूज किया जाती है, डीसी के थ्रू हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, तो उनकी बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं सारी चीजें आप सभी को समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें हैं। सबसे पहले आपने ये सारा देख लिया कि 70.7% ऑफ आई नॉट आपका है, वी नॉट के रेस्पेक्ट में मैंने चीजें आप सभी को समझा दी है। अब आइए काम की बात करते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम लोग जाएंगे तो ये मैंने पूरी कहानी आपको समझाई दी है। अब बात आती है सबसे बड़ी कि सर यहां पे फेज डिफरेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, उनकी कहानी हम लोग देखते हैं। देखो यार, फेज डिफरेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि सर आपने ये देखा कि वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों के बीच में कितना अंतर है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने बोला यार कहीं पे आप सभी का लिखा हुआ है कि भैया V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है जी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आप लोगों का लिखा हुआ है। I इज इक्वल टू आप लोगों ने कहीं लिख रखा है I नॉट और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के साथ लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी। अगर प्लस माइनस में फाई लिखा हुआ है, प्लस माइनस में फाई यानी कि कोई भी एंगल आप सभी का हो सकता है, तो इस फाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, आप लोगों का मान लीजिए ये आप लोगों का मैंने बोला कि सर ये वोल्टेज का है, आप लोगों का ये वोल्टेज है, वोल्टेज की डायरेक्शन ये है, ये एंगल कितना बना रहा है ओमेगा टी आप सभी का बना रहा है। और मैंने बोला कि करंट आप लोगों का क्या है इस तरफ है, और इसकी मैं बात करूंगा कितना पीछे है, बोला सर π/2 पीछे है, यानी कि मैं बोलूंगा
माइनस की तरफ है तो माइनस का पूरा एंगल में से निकालोगे तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो इस तरीके से जो आप लोगों का ये पीछे की तरफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर ये हमारा क्या है, इनके बीच का फेज डिफरेंस है। क्या है फेज डिफरेंस? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या होगा, फेज डिफरेंस। अब ये किससे पता लगेगा, वो पता लगेगा करंट के साथ। याद रखिएगा वोल्टेज की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, वोल्टेज आप सभी का सेम रहने वाला है, V = V0 sin ओमेगा टी, यही रहने वाला है। लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। हो सकता है करंट की वैल्यू में क्या आ जाए, ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाए, या हो सकता है ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि यार मेरा दोस्त बाइक चला रहा है, मैं बाइक चला रहा हूं, मेरा दोस्त 80 की स्पीड से जा रहा है, मैं जा रहा हूं 40 की स्पीड से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा ही ना यार। उसी तरीके से यहां पे हुआ कि मान लीजिए एक की वैल्यू इधर है, दूसरी की वैल्यू कम है उससे, तो दूसरी की वैल्यू इधर है, तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल है सर। ये जो एंगल है, जितना भी एंगल होगा उतना उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, जब एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यार आपको याद रखना है, हो सकता है ये माइनस में हो सकता है प्लस में, और जनरली हम लोग बात करते हैं वो करंट के रिस्पेक्ट में ही होगा। इस पूरे चैप्टर में करंट के रिस्पेक्ट में ही चेंज आने वाला है। यानी कि हो सकता है करंट आप लोगों का क्या है, लीड कर सकता है, करंट हो सकता है आप लोगों का लीड करे, हो सकता है करंट आपका क्या करे बेटा, लैग करे। अब ये लैग और लीड कब करेगा, जब आप लोगों का ये प्लस में फाई आएगा तो उस केस में ये लीड करेगा, और अगर ये हमारा माइनस में फाई आएगा तो उस टाइम क्या होगा, लैग करेगा। उस केस में क्या होगा, वोल्टेज हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। तो यार आपको याद रखना है, जब इससे बड़ी वैल्यूज की बात करते हैं, अब कैसे निकालोगे, बोला सर इसको अगर मुझे देखना है तो किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा। भैया याद रखो, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, बोला सर ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है माइनस ओमेगा टी, तो ये आप लोगों का फेज डिफरेंस क्या आएगा, प्लस माइनस फाई। तो ये आप लोगों का क्या है, फेज डिफरेंस आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको फेज डिफरेंस की बात पता होनी चाहिए। आगे अगर मैं जाता हूं तो मेरे को थोड़ा सा और पता होना चाहिए। बोला सर क्या, देखो यार एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबने आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है? बोला बिल्कुल पढ़ा है सर। और हम लोग ओम्स लॉ में क्या लिखते हैं? बोला सर V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है जी। V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। और R इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, V/I होता है। बोला हाँ कि ना, बोलो भैया बिल्कुल होता है। यानी कि अगर करंट की बात करते हो तो करंट जब फ्लो होता है उसके रास्ते में जो रुकावट करता है, जो अपोज करता है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप लोग उसको कनेक्ट कराते हो कि भैया रेजिस्टेंस होता है, कि भैया जो भी अपोजिट है, अपोज आपका करेगा, वो आप लोगों का करंट का, उसको हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है सर मान के। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास पूरा सर्किट होता है, ठीक है, एक सर्किट है, और उस सर्किट की वजह से, अब जब आपका एक सर्किट है उसकी वजह से अपोजिशन ऑफर्ड किया जा रहा है, किसके रास्ते में, जो अल्टरनेटिंग करंट है फ्लो हो रहा है उसके केस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। अब सर्किट का मतलब क्या हुआ, सर्किट के अंदर आप लोगों का रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है। तो यार इन सब के द्वारा कंबाइंडली इसके रास्ते में जब रुकावट की जाती है, किसके रास्ते में, अल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हो सकता है इनमें से 2 ही प्रेजेंट हो सकता है दोनों में से एक ही प्रेजेंट हो, तो उस केस की बात आप लोग यहां पे करोगे। तो यार अल्टरनेटिंग जब करंट आप सभी का फ्लो होता है इसके अंदर, और उस केस में ये जो आपका पूरा सर्किट है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे सर्किट की बात कर रहा हूं, पूरा अगर सर्किट है तो ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से मैं यहां पे देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से अगर इसके रास्ते में रुकावट आया है, यानी कि अपोजिशन हुआ है। अपोजिशन का मतलब क्या हुआ है, सीधा सीधा कि बोला सर जब ये फ्लो कर रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न की जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब सर्किट की वजह से आती है तो इसी टर्म्स को हम लोग बोल देते हैं इंपीडेंस। क्या बोल देते हैं, इंपीडेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंपीडेंस। और इंपीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोला सर इंपीडेंस की वैल्यू आप लोग लिखोगे V/I, और इंपीडेंस को डिनोट जो किया जाता है बेटा वो किया जाता है Z से। किससे किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। तो V/I भी हो सकता है, या आप लोग इसको लिख सकते हो बेटा क्या, V0/I0 भी लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो VRMS/IRMS, ठीक है जी, IRMS भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। तो तीनों में से कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो उस केस में आप लोग सीधे ही लगा दोगे, इंपीडेंस की बात करोगे तब, ठीक है जी। तो यहाँ पे V/I भी हो सकता है, V0/I0 भी हो सकता है, VRMS/IRMS भी हो सकता है, उसको आप लोग बोलोगे इंपीडेंस, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा वो ये है कि देखो यार आपको पता होना चाहिए एक चीज। मैंने बोला सर क्या पता होना चाहिए, देखो आपको पता है कि अड्डा 24/7 की फैकल्टीज जो हैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो हमारे लेटेस्ट बैच और महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको याद रखना है Y485 जो ये कूपन कोड है इसको यूज करना है, क्योंकि आपके भाई का कोड है। इसके द्वारा आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अड्डा 24/7 के अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट कोड
जो है वो यही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप सभी को प्रोवाइड होता है। तो Y485 लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दो टर्म्स और आती है रिएक्टेंस। क्या होता है बेटा, एक तो आपने इंपीडेंस समझा, इंपीडेंस का मतलब क्या है, जब पूरे सर्किट की वजह से आ रहा है। अब क्या होता है, कई बार सर्किट के अंदर हो सकता है इंडक्टर ही लगा हो सकता है कैपेसिटर ही लगा हो, तो क्या है, तो यार इंडक्टर की वजह से हो सकता है अपोजिशन है, यानी कि सर्किट के अंदर या तो इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है या दोनों लगा हुआ है। इनके वजह से जब रास्ते में रुकावट आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। अब मान लीजिए अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की वजह से जो अपोजिशन हो रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि सर इंडक्टर जब आपके सर्किट के अंदर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंडक्टर अगर आपके सर्किट में लगा हुआ है, इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, बोला सर एल की बात कर रहे हैं। अगर एल आपका सर्किट में लगा हुआ है और इसकी वजह से जब अपोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, अपोजिशन अफर हो रहा है। जब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, करंट जब इसके अंदर चल रहा है, तो उस केस में तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, बोला सर इसको हम लोग बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम लोग इसको बोल देते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप सभी का हो गया है। अभी अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है मेरे भाई, तो इसका सिंबल क्या होता है, बोले सर इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग लिखते हैं एक्सएल से, इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अभी पूरा बताऊंगा, जब आपको मैं बताऊंगा कि जब आपका इंडक्टर एसी सर्किट के साथ कनेक्ट होगा तो उस केस में क्या क्या वैल्यूज होते हैं, वो सारी कहानी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना, नीट के अंदर भी सवाल पूछा गया है, जेई के अंदर भी पूछा गया है, सीयूईटी के अंदर भी पूछा गया है और हर बार बोर्ड के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे भैया देखो, क्या आपको पता है ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सभी का है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद हो, बोला सर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ आप सभी का होता है। ठीक है जी, अगर ये 2 पाई एफ है तो यहां पे अगर मैं इसको रखता हूं क्या हो जाएगा, बोला सर 2 पाई एफ एल आप सभी का हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस का, तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के, बोल हाँ या ना, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि या तो तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे। ऑब्वियसली बात है, क्या करोगे, या तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे। तो उस केस में क्या होता है समझिएगा, सर या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या तो कम होगी, और तुमसे बोला जाएगा कि बताइए यहां पे तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो करंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप जानते हो ना, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है। देखो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि भैया, आपने अभी इंपीडेंस का केस देखा है, वैसे क्या होता है कि भैया V बाई आई जो होता है ना, इस केस में इंडक्टिव केस में वो किसके बराबर होगा, एक्सएल के। ठीक है जी, एक्सएल के। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, V बाई एक्सएल के बराबर होगा। तो इस केस में अगर एक्सएल पे इंपैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली बात है करंट के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। अगर मैं ये कहता हूं कि तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बोले सर ये भी बढ़ेगा। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी को कम किया है तो ऑब्वियसली बात है सर ये भी क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि सर अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगा, और उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसकी वैल्यू कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसकी वैल्यू कम हुई, इसकी वैल्यू कम हुई तो ऑब्वियसली बात है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ किस तरीके का हो जाएगा, बोला सर ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी वर्सेस, अगर मैं बात करूंगा रिएक्टेंस का, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो दोनों के बीच में ग्राफ देखोगे, बोला सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर रिएक्टेंस के बीच में ग्राफ निकालना चाहते हो तो क्या होगा, दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, दोनों के बीच में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। और करंट की बात करोगे तो उस केस में क्या होता है, बोला सर करंट की अगर आप लोग बात करोगे तो उस केस में ये हमारा क्या होने वाला है बेटा, करंट के केस में आप सभी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों की बात करोगे, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, जब दूसरा कम होगा तो ये कम होगा। तो यहां पे चाहो तो फ्रीक्वेंसी को नीचे की तरफ ले लो, यहां पे मैं करता हूं फ्रीक्वेंसी को नीचे की तरफ ले लेता हूं, और एक्सेल को क्या करता हूं यहां पे हम लोग ले लेते हैं। तो एक्सेल हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा, फ्रीक्वेंसी आप सभी की हो गई है। बोलो ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर सर्किट के अंदर आप सभी का कैपेसिटर लगा हुआ है,
ठीक है जी, कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो C है, और इसकी वजह से अगर कोई अपोजिशन हो रहा है, इसकी वजह से अगर अपोजिशन हो रहा है तो इस केस में क्या होगा? बोला सर इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोला सर इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव, क्या बोल देते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप सभी का हो जाएगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप सभी का है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बेटा? XC से। XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ω/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XC इज इक्वल टू 1/ω/C है। अगर ओमेगा C है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2πfc आप सभी का हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, और ये अगर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसकी वैल्यू कम, तो करंट आपका ज्यादा। यानी कि यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी और करंट का रिलेशन निकालोगे तो डायरेक्टली होगा, और इसका रिलेशन निकालोगे तो इनवर्सली होगा। इसका रिलेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली। तो यहां पे XC को ले लीजिए, यहां पे आप लोग क्या करिए? फ्रीक्वेंसी को ले लीजिए। उस केस में क्या हो जाएगा? बोला सर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो इस तरीके का ग्राफ आप सभी को देखने को मिलेगा। यह आपको पता होना चाहिए, मैंने यहीं पर बता दिया। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पढ़ते हो तो वहां पर चीजें आप सभी को समझने आने वाली है। तो टेंशन बिल्कुल मत करिए, चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से यहां पे, जब चीजों को आप लोग देख पाएंगे तब। सो आई होप समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल पे, अब अगला देखते हैं। अगले की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब बात आता है सर्किट्स की बात करते हैं। तो देखो मैं बेसिकली जितनी भी टर्म्स हैं उनको मैंने आप सभी को समझा दिया कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, किस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब आइए यार, सबसे पहले देखो अब हम लोग क्या करते हैं। देखो अब यहां से आगे का जो सफर है जिसके अंदर आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट है उनका कंपैरिजन ही करना है कि भैया वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, कितना फेज डिफरेंस है, उन्हीं की बात करनी है पूरे चैप्टर के अंदर। तो उनको समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए हमें बोला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कि सर यहां पे हमने क्या किया है? एक रेजिस्टेंस ले लिया है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस ले लिया है और मैंने यहां से सोर्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अगर मैंने सोर्स कनेक्ट कर दिया तो मेरे भैया एक चीज मुझे बताइए, अगर ये R है तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो गया I, और ये क्या हो जाएगा? बोला सर V इज इक्वल टू V0 sin ω t। मैंने आपको इनिशियली बता दिया, V लिख लो, E लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, ओके। अगर ओके है तो अब आइए काम की बात करते हैं। देखो क्या, सबसे पहले तो देखो काम की बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि देखो क्या हुआ, मेरे को बताओ भाई। यहां से देखो V इज इक्वल टू क्या है, अगर आपको बताओ भैया V इज इक्वल टू, अगर आप लोग बात करते हो क्या है, V की बात करते हो तो V इज इक्वल टू कितना होता है? बोला सर V0 sin ω t आप सभी का है। ठीक है, मैं मान गया हूं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं I की बात करता हूं, देखो आप सभी जानते हो V बराबर क्या होता है? IR होता है। अगर V बराबर IR होता है तो मैं यहां से सीधा सीधा बोल सकता हूं कि भैया V बराबर क्या होता है? V बराबर IR आपका है, और अगर I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा V बाई R हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, और V बाई R हो जाएगा। I की वैल्यू निकालनी है तो V की वैल्यू तुम्हारे पास है, क्या हो जाएगा? बोला सर V0 sin ω t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा R। यार मेरे को बताओ, वोल्टेज की अगर मैक्सिमम वैल्यू में, अगर तुम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो क्या वो तुम्हारा करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। भैया वोल्टेज मैंने बोला कि 240 है, 240 में 10 का तुमने भाग दिया, तो 10 का तुमने भाग दिया, 10 मतलब रेजिस्टेंस हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू में अगर रेजिस्टेंस का भाग दे रहे हो तो उस केस में क्या होगा? वो मैक्सिमम तुम्हारा करंट आएगा, ऐसा तो नहीं है अलग आएगा। अगर मैं इसी को बोलता हूं वोल्टेज कम हो गया तो भैया कम होने पे कम करंट आएगा। यानी कि सर यहां पे सीधा सीधा ये बोलोगे कि अगर पीक वैल्यू में अगर वोल्टेज की तुमने रेजिस्टेंस का डिवाइड किया है तो उस केस में तुम्हारी ये आएगी पीक वैल्यू। अगर ये पीक वैल्यू आएगी तो इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो? बोला सर इसको लिख सकते हो I0 sin ω t। क्या हो जाएगा? I0 sin ω t आपका आ जाएगा। अगर इस पीक वैल्यू को बेटा I0 लिखना चाहो तो I0 भी लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो IM भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तुम्हारी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये भी तुम्हारी क्या होती है? पीक वैल्यू का मतलब भी क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है। करंट का नॉट लिखना चाहो तो नॉट लिख लीजिए, और इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए। अगर आप लोग देखोगे कंपैरिजन कब होगा? बोला सर sin ω t, यहां पे भी sin ω t है, यानी कि साइन है तो साइन होना चाहिए। ऐसा अगर कॉस का है तो कॉस का साइन के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो साइन है तो साइन ही लेके आना पड़ेगा, कॉस है तो कॉस लेके आना पड़ेगा, तो उसी के बेसिस पे आप लोग क्या कर पाओगे? कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहां पे क्या हो गया भैया? V0 sin ω t आ गया। तो यहां पे देखो अगर मैं V की बात करता हूं तो आपको क्या करना है? बोला सर V0 sin ω t आप सभी का है। बोला भैया बिल्कुल ठीक है। और I की अगर बात करते हो तो ये आप सभी का हो जाता है I0 sin ω t। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है? इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इन दोनों का क्या है? कंपैरिजन करना है। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना चाहेंगे कंपैरिजन के लिए? मैं सबसे पहले यहां पे निकालना चाहूंगा फेज डिफरेंस। तो भैया फेज डिफरेंस क्या आ रहा है?
अगर सिंपली यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात करोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, याद है या नहीं है? बोला सर करंट के साथ जो भी है, करंट के साथ अगर आपका प्लस माइनस में फाई लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या कुछ लिखा हुआ है? नहीं। तो यार सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बोला भैया ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी तो कितना आ जाएगा? बोला सर जीरो। यानी कि फेज डिफरेंस कितना है अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो जीरो फेज डिफरेंस है आप सभी का। कितना है? जीरो फेज डिफरेंस है। और एक्चुअली में ये तुम्हारा क्या कहलाता है? बोलो सर इसको ही हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ है? जीरो का फेज डिफरेंस है। अगर तुम लोग यहाँ पे वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में चीजें निकालना चाहते हो तो आइए देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर देखो जीरो का मतलब यह है कि अगर वोल्टेज आपका इस डायरेक्शन के अंदर है तो करंट भी क्या होगा? ऐसे डायरेक्शन के अंदर होगा। यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम फेज के अंदर होंगे। तो ये तुम्हारा कहलाता है सेम फेज। बस वैल्यू क्या होगा? अंतर डिफरेंस होगा। वैल्यू क्या क्या होगा? अंतर होगा। अगर इसको वी नॉट लिखने हो तो इसको आई नॉट लिख लोगे। सिर्फ वैल्यू का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि सर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, 240 हुआ। याद आपको एक चीज याद रखना, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। अगर आप लोग करंट निकालना चाहते हो तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो पावर इज इक्वल टू क्या है? वी आई आपका, या फिर आर के रेस्पेक्ट में देख लो या आई निकाल लो, आई इज इक्वल टू क्या है? वी बाई आर हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूं और रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो वी बाई आई है। यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा, तभी जाकर रेजिस्टेंस आप लोगों का एक आएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है एक कांस्टेंट वैल्यू पे आएगा। यानी कि सर इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में अगर ये आप लोगों का मैक्सिमम पे है तो दूसरा भी क्या है? मैक्सिमम पे होगा। तो ये आप लोगों का अगर वी नॉट है तो ये भी क्या होगा? आई नॉट आप सभी का होने वाला है। अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ भी बना सकता हूं। बोलो सर कैसा है? देखो ये तुम्हारा क्या है? ग्राफ है। चलो ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मेरे भाई देखो अगर ये तुम्हारा क्या है? वोल्टेज है। ये मान लो तुम्हारा वोल्टेज है, ठीक है जी। ये तुम्हारा क्या है? वोल्टेज है, ठीक है। अगर तुम्हारा ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये तुम्हारा एंगल कितना बन रहा है? बोला सर ओमेगा टी है। बोलो हाँ या ना? यानी कि फेज कितना है? ओमेगा टी है। इसको मैं बोल रहा हूँ वी नॉट, ठीक है। अगर ये वी नॉट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोला सर अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप लोग निकालते हो ओमेगा टी का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? क्लियर बात है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से मैं पीछे से अगर मैं निकालना चाहूँ किसका? अगर मैं निकालना चाहता हूँ करंट का, तो करंट को किस तरीके से देख सकते हो? मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है? करंट का है, ठीक है। अगर करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके साथ अगर ओमेगा टी एंगल बन रहा है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? बोलो सर आई नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी बोल दोगे। बोलो हाँ या ना? बोलो सर ठीक है। तो ये तुमने आपने निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको निकालना चाहता हूँ, डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो फेजर डायग्राम क्या कहेगा वो देखिए। अगर फेजर डायग्राम आपको निकालना है तो फेजर डायग्राम देखिएगा किस तरीके से होता है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे आप लोग बोलोगे क्या दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? ओमेगा टी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी में डिफरेंस है? नहीं है। तो नहीं है तो मैं एक सिंपल बना लेता हूँ इसकी पीक वैल्यू के साथ, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है वोल्टेज की पीक वैल्यू के साथ एक ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये ज्यादा बड़ा बन गया यार। वोल्टेज की पीक वैल्यू के साथ एक ग्राफ बना लिया है मैंने, ठीक है जी। ये ग्राफ मैंने बना लिया, ठीक है। सही है ग्राफ? आई थिंक सही लग रहा है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है जी। बोला सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये ग्राफ बना लिया है तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी। अब आप जानते हो करंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो करंट की वैल्यू क्या है? इससे थोड़ी सी कम है। यानी कि करंट की वैल्यू क्या है? इससे थोड़ी सी कम है। सेम फेज है लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि सर रेजिस्टेंस का फैक्टर वहां पे आप सभी को देखने को मिल रहा है। यानी कि सर यहां पे क्या हो जाएगा? इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो ग्राफ क्या बनेगा? इस तरीके से। और इस तरीके से अगर ग्राफ बनेगा तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? एंडिंग पॉइंट की बात करते हो तो ये इस तरीके से यहाँ पे आया और यहां से भी इस तरीके से मूव किया, ठीक है जी। बोलो राइट है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? करंट के लिए, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम कहलाएगा। और ये इसकी क्या कहलाती है? वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है। ये आप लोगों की क्या होती है? पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की। तो इसको वी नॉट बोल दीजिए। ये तुम्हारी क्या होती है? आई नॉट, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप लोग देखते हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस का वी नॉट हो जाएगा, वो सॉरी माइनस का वी नॉट हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस का आई नॉट आप सभी का हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेते हो तो उस केस के अंदर तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस तुम्हारा होता है जीरो का। इसके अंदर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, याद रख लेना, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे अब हम लोग बात करेंगे बेटा इंडक्टिव सर्किट की। किसकी बात करते हैं? प्योर इंडक्टिव सर्किट की। यार देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं यहां पे आपको डेरिवेशन करा के बताता हूं। तो ठीक है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं तो इसका एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा पहले।
है ना यहाँ पे सर, ठीक है, इसको थोड़ा इससे नीचे ले लेते हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसकी बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात की जाती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव, देखो ये रहा, यही हेडिंग है, ऐसा नहीं है कि अलग से मैंने लिखा है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडक्टिव की बात है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इंडक्टिव सर्किट है यानी कि इंडक्टर लगा हुआ है। बोला भैया ठीक है, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हो तो मैंने बोला ठीक है। आओ सबसे पहले तो इंडक्टर लगाना है, तो इंडक्टर लगा दीजिए। इंडक्टर लगा दिया है, ये इंडक्टर है, तो ये हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, ये लो भैया वापस कनेक्ट कर दिया है। अगर कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोल हाँ या ना। और ये तुम्हारा क्या है, L है, ये तुम्हारा क्या है, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने इंडक्टर की अगर बात करते हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का L di बाई dt होता है नहीं होता है। याद करो चैप्टर नंबर 6 क्या होता है, माइनस का L di बाई dt आप सभी का होता है नहीं होता है। याद करो चैप्टर नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, माइनस का केस मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का L di बाई dt आप सभी का होता है। और अगर मैं उसका मोड लेके उसको सॉल्व कर दूं तो इजीली मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं मोड लेके सॉल्व करता हूं तो ठीक है, तो मोड लेके भी उसको सॉल्व कर दीजिए तो भी काम हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहो तो इसके अंदर आप लोग KVL भी लगा सकते हो कि भैया यहाँ से अगर v है इसको पॉजिटिव ले लीजिए, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो सर करंट इसकी डायरेक्शन में है तो माइनस का L di बाई dt आप सभी का हो जाएगा। तो उन दोनों का अगर आप लोग बराबर लिखते हो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L di बाई dt की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L di बाई dt की फॉर्म में लिख लीजिए। तो v इज इक्वल टू L di बाई dt की फॉर्म में आप सभी लिख सकते हो। याद है या नहीं है, मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को याद हो, अरे याद है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d5 बाई dt आप सभी का होता है। चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा हुआ है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, EMF आप सभी को प्रोवाइड होता है। उसके बाद में आप सभी ने देखा था कि अगर मैं बात करता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस की और इंडक्टर की बात कर रहा हूं, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस अगर मैं निकालता हूं तो उस केस में आपने निकाला था कि भैया फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Li आपका होता है, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो उस केस में Li था। अब Li इसके अंदर रखते हो तो E इज इक्वल टू माइनस का L कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, di बाई dt आप सभी का होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि EMF माइनस बताता है कि जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या कर रहा है, चेंज का अपोज कर रहा है। तो वो माइनस को मैं यहाँ पे हटा के क्या कर रहा हूं, सीधा ये निकाल रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड की बात की है तो V इज इक्वल टू L di बाई dt। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, थोड़ा सोचना, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर ले आऊं, या फिर मैं क्या करूं, सुनना ढंग से बोलो सर, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा v dt, बोलो हाँ या ना, और ये हो जाएगा L di। अब मुझे क्या चाहिए, I वैल्यू चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो मेरे पास है ऑलरेडी है, अगर है तो मेरे को I चाहिए, क्या चाहिए, I चाहिए। तो I के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोला सर भैया di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई L, और ये हो जाता है dt, बोलो हाँ या ना, v बाई L dt आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो गया है तो अब आइए काम की बात करते हैं। di बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vl बाई dt आप सभी का हो गया है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर v की जगह मैं इस वैल्यू को रख दूं, v की जगह इस वैल्यू को रख दूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा v नॉट बाई L, और ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा t, और क्या बन जाएगा, dt आप सभी का हो जाएगा, साइन ओमेगा t dt आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो राइट है सर। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आई है कि सर अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, di है, ये क्या है, dt है। di का मतलब क्या होता है, एक छोटे से वैल्यू के लिए, बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए। अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर di का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, और यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट बाई L, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा dt, ठीक है जी। अगर di का बात करोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो सर कम छोटे से पूरा बनता है, यानी कि I बन जाएगा। तो ये तो तुम्हारे पास आ गया है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है, v नॉट L है, v नॉट बाई L है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया v नॉट बाई L, ठीक है जी, v नॉट बाई L हो गया है, और अंदर हो गया है साइन ओमेगा टी, और dt आप सभी का हो गया है। बोलो ठीक है जी, बोलो ठीक है। अगर ये ठीक है तो अब मुझे बताइए क्या होगा, बोलो सर इंटीग्रेशन की बात है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, बोलो सर साइन ax की अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो ये हो जाता है माइनस का cos ax डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a आपका आ जाता है, यानी कि जो भी है। तो dt के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो कर लीजिए सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो याद रखिएगा, बोलो सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt की बात करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का cos
ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ओमेगा। क्या क्लियर है? इसको आप लोग लिख सकते हो, अगर के की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो के की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर आ गया है तो आइए इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू भैया V नॉट बाई एल हो गया है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ओमेगा टी, और इसको यहां पे ले आइए ओमेगा, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्या मैं इसको साइन के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकता? देखो यार, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूं? कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं? बोला सर साइन पाई बाई 2, यानी कि सर अगर मेरे को कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहता हूं तो क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि भैया साइन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ये तुम्हारे पास आ जाता है, क्योंकि सर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। ठीक है, अगर ये है, और एक और चीज याद रखेगा, अगर कभी भी माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है साइन माइनस थीटा के, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया है, तो इसको भी इसके अंदर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बोला भैया आई इज इक्वल टू वी नॉट पाई ओमेगा एल, और माइनस तो है ही है, और ये क्या हो जाएगा, बोला सर इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अगर करना है तो भैया माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में तो आप इसको कंपैरिजन कराने के लिए लेके जा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, वी नॉट बाई ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा, बोला सर साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी कि सर ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आप सभी का हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आप सभी का हो गया है, ये तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है जी, अगर हो गया है तो क्या इसको मैं नहीं लिख सकता कि भैया यहां पे ये तुम्हारी वी नॉट बाई कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, वी नॉट बाई कुछ लिखा हुआ है, तो क्या इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि सर चाहे कुछ भी हो, आप मैक्सिमम वैल्यू में किसी चीज का डिवाइड दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, यानी कि इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, और यहां से हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ गया, यानी कि सर ये मेरी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है फाइनल, ये तुम्हारी आ गई है। अब तुम कंपैरिजन कर सकते हो, बोला सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x का कंपैरिजन x से होता है, y का कंपैरिजन y से होता है, तो भैया साइन का कंपैरिजन साइन से ही होगा। अब यहां पे एक टर्म लिखी गई है, एक टर्म आई थी जिसमें वी नॉट ओमेगा एल को आपने एक्स नॉट कंसीडर, वो आई नॉट कंसीडर किया है। क्या किया है, अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो आपने क्या लिखा है भैया, वी नॉट बाई ओमेगा एल है, इसको आपने कंसीडर किया है आई नॉट। तो यानी कि सर अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ये आई नॉट की वैल्यू, और भाई देखो यार आपने पढ़ा हुआ है समथिंग, अगर बात करते हो तो वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ये बराबर हो जाएगा। बोलो राइट है सर, तो v बाई आई इज इक्वल टू तो r होता है, लेकिन सर ये तो v नॉट बाई ई नॉट है, आई नॉट है, और ये क्या है, ओमेगा एल है। तो इसी ओमेगा एल को आप लोगों ने एक टर्म नाम दिया था, याद है स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप सभी बोलते हो। तो ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको आप लोग किससे डिनोट करते हो बेटा, इसको डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है एक्सएल से। किससे, एक्सएल से, यानी कि भैया एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल है, और इसको अगर लिखना चाहते हो तो बोलोगे यहां पे कि भैया आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्स एल। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स एल आप सभी के सामने आ गया है, इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यानी कि सर हमारा फाइनली क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर यहां पे फेज डिफरेंस की बात करोगे, मैंने आप सभी को क्या बोला था, जब भी किसी चीज में से कुछ वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे बेटा, फेज डिफरेंस की बात करोगे, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोला सर साइन का कंपैरिजन साइन से, कॉस का कंपैरिजन कॉस से। तो भैया साइन का कंपैरिजन करते हैं तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, बोला सर यहाँ पे आप लोग लिखोगे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का है। ठीक है, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आप सभी का है, ठीक है जी। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो सर यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का। फेज डिफरेंस कितना है बेटा, पाई बाई 2 का है, और पाई बाई 2 है माइनस का, यानी कि सर यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, आई लैग कर रहा है बाई पाई बाई 2, आई लैग बाई पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 से आपका क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। या आप लोग बोल सकते हो कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई 2, यानी कि ये तुम्हारा वोल्टेज क्या है, लीडिंग पोजीशन में है, और करंट तुम्हारा क्या है बेटा, लैग पोजीशन में है, ठीक है जी, लैग कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना सा है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 किसका है, माइनस का। तो मैंने माइनस को जगह क्या बोल दिया है, आई लैग बाई पाई बाई 2, यानी कि लैग कर रहा है, तो मैंने उसको क्या करा है, माइनस के रिस्पेक्ट में चीजें बता दिया, क्योंकि डायरेक्शन कंसीडर हो गई ना यार, कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट बाई पाई बाई 2 और 90, और करंट लैग कर रहा है वोल्टेज बाई पाई बाई 2 और 90। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। अगर मैं इसका सिर्फ फेजर बनाना चाहूं तो फेजर क्या कहता है, अगर इसका सिर्फ फेजर बनाना चाहो तो फेजर क्या हो जाएगा सर, फेजर ये कहेगा कि मान लीजिए अगर आपका वोल्टेज इस डायरेक्शन के अंदर है, अगर वोल्टेज आपका, और वोल्टेज कौन सा है, इंडक्टर के अक्रॉस है, यानी कि VL अगर इस डायरेक्शन में है तो तुम्हारा I कहां होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। I कहां होगा, इस डायरेक्शन अंदर, क्योंकि पाई बाई 2 से ये क्या कर रहा है, पाई बाई 2 और 90 डिग्री से क्या कर रहा है बेटा, वोल्टेज तुम्हारा लीड कर रहा है। तो वोल्टेज तुम्हारी क्या है, लीडिंग कंडीशन में है। अगर इसको आप लोग देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। बहुत प्यारा था ये जो मैंने आप सभी को समझा दिया है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू आपने देख लिया, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल भी आ गया है। आई नोट इज इक्वल टू क्या था, पी नोट बाई एक्सएल आप सभी का है। उस तरीके से आपने सारी चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो फेजर डायग्राम बना सकता हूं, बोलो सर बिल्कुल बना सकते हो। देखो पाई बाई 2 से क्या है, पीछे। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना चाहूं, यहाँ पे बना देता हूं फेजर डायग्राम, ठीक है। तो आइए फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो यार, फेजर डायग्राम की बात करोगे उससे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं। तो देखो यार, ग्राफ अगर आप लोग बनाते हो पहले, तो ग्राफ को आप लोग पहले चेक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये लो, तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने ये कहा कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है यार, ये तुम्हारा है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज है, ठीक है, किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कितने से आगे सरफेस के साथ कितना बना रहा है, ओमेगा टी, और कौन है ये, वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, बोला सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पाई बाई 2 पीछे है, ये क्या है, पाई बाई 2 पीछे है, ठीक है। पाई बाई 2 क्या है, पीछे है। तो मैं बोलता हूं पाई बाई 2 पीछे है, तो भैया सीधा सीधा आप लोग ये बोल दोगे, इतना ही तो हुआ पाई बाई 2। भैया ये 45 डिग्री पे है तो ये भी 45 पे है, यानी कि अल्टीमेटली अगर पूरे की बात करोगे कितना है, ये पाई बाई 2 है। और अगर सिर्फ इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर पाई बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आपसे भी क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है। और आप चाहो तो इनिशियली जो थी उसको लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे किस तरीके से चीजें करनी है। तो देखो एक एग्जांपल मैंने शायद इनिशियली दिया था, उसको भी देख लो। एक सेकंड, देखो ये रहा। आप अगर माइनस साइन से लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मान गए हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है। पाई बाई 2 के केस में आपने निकाल लिया है, और नेगेटिव साइन तो है नीचे की तरफ है, तो पाई बाई 2 पूरा है, माइनस साइन ये है, तो माइनस के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बोलो राइट है सर, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये पाई बाई 2 का है, किसका, पाई बाई 2 का पूरा जो बात कर रहे हो, तो पाई बाई 2 आपका हो गया पीछे। ये तुम्हारा कौन है, आई नॉट है। अगर ये तुम्हारा आई नॉट है तो बना दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बोला सर आई नॉट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी के साथ क्या है, माइनस पाई बाई 2 आप सभी लिख ही सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा। अब आइए इसका वैल्यू बनाते हैं, क्या इसकी वैल्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, दो चीजें याद रखना बेटा। देखो ग्राफ अब हम लोगों को बनाना है, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखो यहां से हम लोग इसको लेके आए यहाँ तक, ठीक है। यहां से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है जी, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे यार क्या हो रहा है ये बोर्ड में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या हुआ,
सबसे पहले अगर इसको देखते हैं, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये किसका ग्राफ आ रहा है? बोले सर वी नॉट का, यानी कि वी नॉट तो ऑलरेडी साइन के साथ है, और अगर तुम इसकी बात करोगे दूसरे वाले की, तो इसका ग्राफ किसके साथ आएगा? बोले सर कॉस के साथ। क्यों? माइनस साइन है, यानी कि माइनस कॉस से स्टार्ट होगा। माइनस साइन है ना, माइनस कॉस से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से अगर आप लोग बनाओगे, यानी कि जो स्टार्ट हुआ है उससे पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, तो सिंपली उस तरीके से मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, मान लीजिए ये तुम्हारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको बना लिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये तुम्हारा किसका है? ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? वी नॉट की। ठीक है जी, ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट देखना चाहता हूँ, और करंट कहाँ पे है? बोलो सर यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता है करंट 0 पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और पाई बाई 2 पे क्या हो जाता है? मिनिमम। तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए आइए, तो यहां से देखिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से इस तरीके से गया। ठीक है, यहां से इस तरीके से आया, और इससे वैल्यू कम होगी, याद रखना, ज्यादा वैल्यू मत कर देना, कहीं ज्यादा वैल्यू को कर दे। ठीक है जी, ये तुम्हारा हुआ। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? करंट की वैल्यू का ग्राफ आप सभी ने बना लिया है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। यहां से ये क्या हो गया बेटा? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट की। क्यों? क्योंकि सर माइनस साइड है, और कॉस के रिस्पेक्ट में बनाया। क्या है? कॉस के रिस्पेक्ट में ये बनाया है मैंने। तो ठीक है, कॉस के रिस्पेक्ट में मैंने ये बनाया। याद रखना, ये ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में बनाया है? कॉस के रिस्पेक्ट में बनाया है, कॉस के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, ऐसा मत कर देना, क्योंकि कहीं कहीं तुम लोगों को ये ग्राफ पता कहां से दिखेगा? यहां से चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये तुमसे पाई बाई 2 पीछे है, तो यहां से पाई बाई 2 पीछे कर दोगे तुम, इसको यहां से स्टार्ट करोगे तो पाई बाई 2 पीछे चलेगा, क्योंकि पीछे है ना, ये आगे से चल रहा है, ये तुम्हारा लीडिंग कंडीशन में, ये यहाँ पे। लेकिन मैंने इसको कहां किया है? यहां से मैक्सिमम से स्टार्ट किया है। क्या किया है? मैक्सिमम से स्टार्ट मैंने कर दिया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों का ये ग्राफ बनता है। इसके अंदर समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये समझ में आ गया है। तो चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो, तो सबसे पहले आप देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की सर किस तरीके से इसके अंदर होती है, क्या क्या चीजें होती हैं अगर मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करता हूं तो देखो यार, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या हुआ? अभी तक मैंने इंडक्टर देखा, इंडक्टर में आपने क्या देखा है? इंडक्टर में आपने देखा है कि आपका वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा, करंट क्या करेगा? लैग करेगा। ठीक है, यहां पे आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है यहां पे, तो देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, तो मान लीजिए आपने क्या किया है? कैपेसिटर लगा लिया। ठीक है जी, अगर कैपेसिटर लगा लिया है तो यहां पे आपने क्या किया है? वही सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया है, और कौन सा है? एसी सोर्स की बात कर रहे हो। ठीक है, कितना हो जाएगा? बोलो सर ये आप लोगों का हो जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा? बोलो सर C, ये तुम्हारा करंट। मेरे भैया एक चीज बताओ, वही चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो सर, यहां से कैपेसिटर के केस में सीधा जाना पॉसिबल नहीं है कि करंट मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना। किसके बीच में? वोल्टेज और करंट है, उसके बीच में कंपैरिजन करना मेरा काम है। उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर लूंगा, बट मेरा काम है यहाँ पे इनिशियली वैल्यू को निकालना। तो आपने एक चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक फॉर्मूला देखा था कि यार अगर कैपेसिटर की बात करते हो तो कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है? Q बराबर CV। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और आपको अगर याद हो तो करंट के केस में कैसे क्या कर सकते हैं? बोलो सर देखो, यहाँ पे V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और Q है, तो हमने देखा हुआ है ना, करंट को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोलो सर dQ बाई dt करना पड़ेगा, यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चार्ज का, तब जाके मेरा करंट निकलेगा। तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो भैया Q बराबर CV है, तो Q इज इक्वल टू C, और V की रख लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा? C V नॉट, क्या हो जाएगा? C V नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? यही तुम्हारा हुआ। अगर यही हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा? बोला सर d बाई डी टी आप सभी का हो गया है, और इस Q की बात करोगे क्या हो जाएगा? बोला सर C V नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाएगा। बोलो है ना? C V नॉट साइन ओमेगा टी आपका हो जाएगा। कांस्टेंट चीज को बाहर ले लो तो C कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, C और V नॉट बाहर आ जाएगा, तो C V नॉट बाहर आ गया है, और अंदर हो जाएगा d बाई डी टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। यार अगर आपको पता हो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ओमेगा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी, ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी है। बोलो राइट है? बोलो राइट है? ये कॉस ओमेगा टी है आप सभी का। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा वही चीज कि बोलो सर अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यार फिर तो दिक्कत हो गई। बोला सर इसको कैसे करेंगे सॉल्व? कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा।
कैसे हो सकता है? बोलो यार, किस तरीके से मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? क्योंकि मेरे को तो इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है और कॉस मेरा पॉजिटिव आए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे चीज हो सकती है? तो देखो वापस, मैंने यहां पे आपको क्या बताया था? बोलो सर अगर मेरे को कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर करना पड़ेगा तो उस केस में फिर आपने क्या किया? माइनस साइन जो आगे था उसको अंदर मल्टीप्लाई करके चीजों को देख लिया और आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? अब सबसे बड़ी बात यह कि सर यहां से कैसे होगा, क्योंकि ये तो चीजें आपके सामने आ गई हैं। और इसको अगर तुम थोड़ा सा लिखना चाहोगे तो सी वी नॉट, और इसको क्या लिख सकते हो? बोला सर आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आप सभी का आ गया है? बोलो हाँ है ना, ये तुम्हारे पास आ गया। लेकिन सर कंपैरिजन कैसे करूंगा? वो तो साइन का है, ये तो कॉस का है। अब मुझे कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करना जरूरी है, तो कैसे हो सकता है? थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? कॉस ओमेगा टी है और कॉस पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे हो सकते? दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए यहां से आगे बढ़ने में। राइट है? तो जल्दी से एक बार बताइए क्या होने वाला है। तो यार इसके अंदर क्या हुआ? बोलो सर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैंने बोला यार देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको इनका कंपैरिजन करना है तो यहां पे क्या है? साइन ओमेगा टी है, यहां पे क्या है? कॉस ओमेगा टी है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर जिससे साइंस में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लोगे तो क्या आ जाएगा? बोला सर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब दिमाग में आपका आएगा सर अभी आप थोड़ी देर पहले तो इसको माइनस लिख के आए थे, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी होता है। अब यहां पे आपने कुछ और ही कर दिया। ऐसे कैसे? बेटा देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि देखो इंडक्टर के केस में क्या होता है कि वो आपका करंट का क्या करता है? अपोज करता है। करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। और करंट का जब अपोज करता है तो उसका चेंज का क्या करता है? अपोज। अगर अपोज कर रहा है तो इसका मतलब, इसलिए मैंने क्या किया? उसको माइनस से दिखाया। अब आपको पता होना चाहिए, चाहे पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखो या फिर आप लोग लिखो पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी या पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, दोनों केसेस में आप लोगों का वो क्या होता है? कॉस ओमेगा टी ही आप सभी का होता है। सबसे बड़ी बात, वहां पे माइनस इसलिए दिखाया गया, क्यों? क्योंकि सर इंडक्टर के केस में आप सभी जानते हो कि इंडक्टर क्या करता है? अपोज करेगा करंट का। करंट का अपोज करेगा तो उसकी वैल्यू हमें कम दिखानी थी, इसलिए मैंने वहां पे माइनस लेके चल दिया। और साथ ही साथ अब ये क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं कैपेसिटर के केस में, तो ये क्या करता है? वोल्टेज का कम होने का क्या करता है? अपोज करता है। यानी कि ये ऑलवेज चाहता है कि वोल्टेज क्या रहे? हमेशा आगे रहे। इस वजह से तो हम लोग अब ये क्या करेगा? यहां पे वोल्टेज को क्या है? चेंज होने पे क्या करेगा उसको? अब यहां पे देखो, वोल्टेज कम होगा तो उसको क्या करेगा? ज्यादा करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहां पे वोल्टेज का इफेक्ट आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ में आया? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मैंने यहां पे कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ? आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी। दोनों का कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने पर क्या आएगा? बोला सर फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोला सर फेज डिफरेंस वही आप सभी का कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 का। फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 है। यानी कि तुम्हारा करंट क्या कर रहा है? करंट यहां पे लीड कर रहा है। करंट कर रहा है लीड। करंट क्या कर रहा है? लीड। यानी कि यहां पे क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। क्या आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आप सभी का है। यानी कि करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो यहां पे बोलोगे आप लोग कि करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो ये तुम्हारा पाई बाय 2 से क्या कर रहा है? इसको लीड कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्या कर रहेगा? लैग। और ये तुम्हारा क्या कर रहा है? लीड। ठीक है, ओके। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? बोलो सर अगर फेजर बनाना चाहते हो सिंपली, तो फेजर क्या बनेगा? बोलो सर ये देखो, यहां पे करंट ले लो, यहां पे वोल्टेज ले लो। कौन सा? VC। कितना डिफरेंस आ जाएगा? पाई बाय 2 का। कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 का आप सभी का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये फेज है। अब यहां पे आप सभी जानते हो, यहां पे एक टर्म आई थी जिसको आई नॉट लिखा था। तो क्या है भैया? ये है आई नॉट इज इक्वल टू क्या है? बोला भैया वी नॉट और सी ओमेगा, यही है। और अगर मैं सी ओमेगा है, तो अगर मैं सी ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलो सर आई नॉट बाई वी नॉट। और ये अपना कोई सही
चीजें नहीं हुई तो इसको क्या लिखोगे, वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बस सर 1/ω/c। और इसी टर्म को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया था। तो ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, XC आपने इसको बोल दिया था। तो XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1/ω/c। आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो गया है, तो दिमाग में बिठा लीजिएगा XC और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि भैया XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ω/c होता है। याद रखो ये वाला, देखो ये रहा, XC इज इक्वल टू क्या था, 1/ω/c, जिसको आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला था। क्या बोल दिया था बेटा, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप सभी ने बोल दिया था। तो ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ। आइए अब तुम लोग चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, फेजर। तो आगे कैसे जाएगा ये, किस तरीके से, तो देखो आइए यहाँ पे इसका मैं बनाता हूँ फेजर डायग्राम। तो एक और इसका कॉपी कर लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए यार, कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हुआ। देखो अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो आप लोगों ने क्या निकाला है, बोला सर अब मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, फेजर डायग्राम की बात करता हूँ। तो फेजर डायग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, फेजर डायग्राम की बात करोगे तो V इज इक्वल टू कितना है, V0 sin ω/t है। I इज इक्वल टू क्या है, I0 sin ω/t प्लस π/2 है। ठीक है, और इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, कॉस के रेस्पेक्ट में भी वही था। अगर इसको कॉस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो I इज इक्वल टू क्या है, I0 cos ω/t प्लस π/2। यानी कि सर तुम्हारा कॉस क्या है, करंट क्या है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहां पे मान लो इसकी एक्सिस बना लेते हैं, इसकी एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, एक्सिस बना लेते हैं। ओके, अब मैंने बोल दिया सर ये क्या है, तुम्हारा वोल्टेज है, ये तुम्हारा वोल्टेज है भाई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वोल्टेज हुआ कितना है, बोला सर ω/t। ठीक है, तो ये हो गया V0। अब इससे क्या है, π/2 आ गया करंट, तो π/2 आ गया तो मैं भैया यहां से इसको इस तरफ बना लूं, किसी को दिक्कत होगी। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, π/2। तो ये पूरा का पूरा क्या है, π/2 है। और अगर ये π/2 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा I0। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं जिससे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं, काम आसान हो जाएगा अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं तो क्या हुआ, ग्राफ की अगर बात करते हैं तो बोला सर ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ के केस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हुआ, आइए ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो आप मेरे को बताइए क्या होगा। बोले सर अगर मैं इसको डॉट डॉट करके मिलाता हूं, थोड़ा सा अगर मैं डॉट करके इसको मिलाता हूं तो ये क्या है, तुम्हारा V0 है। बोलो हाँ या ना, V0 है। बोलो ठीक है जी, अगर ये V0 है तो यहां से इसकी वैल्यू की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यहां से आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, ये हमने आगे आए, मैक्सिमम वैल्यू की बात है। ठीक है जी, अगर है तो अब आपका क्या है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो करंट लीड कर रहा है तो करंट यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो यहीं से मैक्सिमम होती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, यहीं से मैक्सिमम होती है। बोलो हाँ या ना, कॉस की वैल्यू क्या होती है, यहीं से मैक्सिमम होती है। अगर यहीं से मैक्सिमम होगी तो इस केस में क्या होगा, बोलो सर ये कॉस की वैल्यू ले लो इस तरीके से। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया डायग्राम, रुको। ठीक है, अब सही बन गया आई थिंक। तो ये तुम्हारा क्या है, करंट की है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट का मैक्सिमम यानी कि I0, ये तुम्हारा क्या है, V0। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को ये ग्राफ बनाना है। तो ये तुम्हारा V0 और I0 का हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्या होता है, फेजर डायग्राम होता है जिसको आप सभी को बनाना है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग आरएलसी सर्किट की और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है आरएलसी सर्किट, उससे पहले एलसी ऑक्सीलेशंस की बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली एलसी ऑक्सीलेशंस के अंदर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एलसी जो ऑक्सीलेशंस होता है इसी को हम लोग ट्यून्ड सर्किट भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली आप लोगों का जो सबसे ज्यादा यूज होता है जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी पढ़ते हो इंजीनियरिंग के अंदर, वहां पे यूज होता है। अभी सिंपली आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ क्या करते हैं, एक इंडक्टर को यूज करते हैं। अगर कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या है, इंडक्टर है, तो उस केस में क्या होता है, कैपेसिटर को हम लोग इनिशियली चार्ज मानते हैं। अब वो डिस्चार्ज होगा यानी कि करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, अब जैसे आपने इंडक्टर लिया, इंडक्टर है तो इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा ना, क्योंकि सर आपको याद है ना, बोला सर कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वहां पे आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसका अपोज करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग बात करते हो, तो क्या हो जाएगा, बोला सर हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगी। और कैपेसिटर की बात करोगे तो कैपेसिटर के केस में तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। अब इसमें क्या होगा कि पहली साइकिल के बाद में दूसरा क्या होता है, जब इंडक्टर जो है उस केस में क्या होगा कि जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो कैपेसिटर जब आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वापस से मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, जब हम लोग इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां से आप लोगों का क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका अपोज करेगा, कब करंट की वैल्यू 0 होगी तो उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा ये वैसे आप लोगों का क्या होता है, ट्यून्ड सर्किट, यानी कि सर सिंपली हम लोग बोलेंगे कि कहां पे वर्क करेगा, आप लोगों की रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर वर्क करेगा। तो ये एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा सी होता है और ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी आप सभी का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आप सभी का क्या हो जाएगा, एल सी आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से याद रखना है, ये आप लोगों की क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसको आप लोग क्या बोल देते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको बोल देते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आप सभी का हो जाएगा। इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो 2 पाई एफ होता है, तो वो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी आप सभी का हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं तो सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सीरीज एलसीआर सर्किट की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक सेकेंड यार, ये फंस रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड देख लेते हैं ये सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होगा। यार देखो सीरीज एलसीआर अभी तक हमने देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिया है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया है, साथ ही साथ हमने और वैल्यूज को देख लिया है। अब बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि सर सीरीज एलसीआर सर्किट अगर मेरे पास है तो किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ भैया, यहाँ पे हमने देखा कि सर सीरीज एलसीआर सर्किट है, यानी कि मेरे पास क्या होगा, सीरीज में लगा होगा क्या, रेजिस्टेंस भी लगा होगा, इंडक्टर भी लगा होगा और साथ ही साथ आपका कैपेसिटर है वो भी कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस सर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है ये क्या, एसी सोर्स। ठीक है जी, सोर्स है तो क्या लिखोगे, बोला भैया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है R, ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा C है। अगर करंट इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है तो अगर मैं मैक्सिमम करंट की कंडीशन में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, बोला सर अगर मैं वी आर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है कि भैया आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू में लिख सकता हूं, तो आई नॉट आर लिख सकते हो अगर ये मैक्सिमम है तो इसके अक्रॉस। अगर इसी तरीके से वी एल के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये हो सकता है आई नॉट, क्या हो सकता है, बोला सर एक्स एल। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वी सी की तो क्या हो सकता है, बोला सर आई नॉट एक्स सी। अब ये सारा चीज आप सभी के पास आ गया है कि भैया आई नॉट की फॉर्म में आप सभी ने निकाल लिया है। और आप सभी को पता है एक्सएल की बात करोगे तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, अभी अभी देख के आए हो, ओमेगा एल होता है। और ये अगर एक्सी की बात करते हो तो 1 अपॉन ओमेगा सी आप सभी का हो जाता है। बोलो ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आप सभी का हो जाता है। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो अब आइए यहाँ पे काम की बात कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम बना लेना, फेजर डायग्राम के थ्रू चीजों को देख लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर सिंपली मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा आई नॉट की कंडीशन है और मैं बोलता हूँ कि वी आर मेरा यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा वी सी। और आपको पता है ये तो छोटा है वी सी, तो इससे जब भी तो पीछे है ना, हमारा आई से पीछे है। अगर ऐसा है तो मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि अगर इसका रिजल्टेंट मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ और मैं इनिशियल कंडीशन लेता हूँ कि वी एल मेरा क्या है, बड़ा है वी सी से। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि अगर इसका वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी।
ठीक है। और यहां से अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाहोगे, मैं बोलता हूं कि यहां पे अगर निकालना चाह रहे हो इसका नेट, तो मैंने बोला कि ये एंगल कितना है, बोला सर इस एंगल की बात कर लेते हो तो इसको कंसिडर कर लीजिए फाई। अगर ये फाई है तो भैया यहां से ये कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा वी नेट की बात करोगे तो वी इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं, ये हो जाएगा बोला सर वी आर का स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वी एल माइनस वी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जब इनको आप लोग सॉल्व करते हो तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। और जब इसको आप लोग आई अगर इसको जेड की फॉर्म में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि देखो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हो कि अगर ये सीरीज एलसीआर सर्किट है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या बोलोगे, बोलो सर वी है तो आई कट जाएगा, आई की फॉर्म में अगर इसको निकालना चाहते हो तो अगर आप लोग चाहो तो भैया वी है तो आई को बाहर ले लो, आई नॉट को बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया वी बाई आई नॉट है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि इंपीडेंस सर्किट की बात कर रहे हो। क्योंकि इंपीडेंस सर्किट का मतलब क्या हुआ, इंपीडेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका पूरा एसी सर्किट है उसकी वजह से जब आपका अपोजिशन ऑफर हो रहा है किसके अंदर, जब आपका सीरीज आपका पूरा जो सर्किट है उसकी वजह से जब करंट अल्टरनेटिंग उसके अंदर फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जब अपोजिशन आ रहा है, देखो क्योंकि अब आप लोग ये देख क्यों रहे हो सर, क्योंकि करंट आप लोगों का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर करंट आप लोगों का फ्लो हो रहा है और करंट के रास्ते में रुकावट लेके आ रहा है, कौन जो सर्किट है उसकी वजह से आ रही है, इसके अंदर कौन कौन है, आर एल सी है, और तीनों अगर है तो इसकी वजह से रुकावट जब आएगी तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोला इंपीडेंस की कंडीशन। और इंपीडेंस की कंडीशन आएगी, इन सबको सॉल्व करते हो तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आप सभी का आ जाता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये हो जाता है बेटा आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बोला सर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कंडीशन वो है जिसके अंदर मैंने बोल दिया कि भैया इसका रिजल्टेंट इधर आ गया, हो सकता है एक्सी मेरा बड़ा हो एक्सएल की कंपैरिजन में, तो ये कंडीशन वो है। लेकिन मैंने आपको जो कंडीशन बताई है जिसके अंदर मैंने वीएल को बढ़ा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो इसको एक्सएल ले लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। तो आपको कभी भी नेट की बोले ना कोई, अगर नेट निकालिए तो आपको याद रखना है नेट वोल्टेज जब भी निकालोगे ना, नेट इस तरीके से ही निकलेगा, डायरेक्ट मत निकालने लग जाना कि सर जोड़ दो, नहीं। क्या होता है, बोला भैया वी आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वीसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वीसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर आप सभी का हो जाता है, ठीक है। Z आप सभी के पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे फाई निकालना चाहता हूँ और आपको पता है ये क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है वी आर है, तो यार अगर मैं फाई निकालना चाहता हूँ तो टेन फाई निकालिए, तो टेन फाई इज इक्वल टू फाई क्या होता है, देखो अगर फाई की बात है तो फाई फेज डिफरेंस है, और टेन निकालना है तो क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, बोले सर लाल बटे कक्का, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, वीएल माइनस वीसी, क्या होता है भैया वीएल माइनस वीसी है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वी आर। अब इसका हमेशा आपको क्या लेना है बेटा, मोड लेना है। हो सकता है कि कल को तुम्हारा एक्सी है वो नेगेटिव का आ जाए, क्योंकि कहीं पे इंडक्टिव जो सर्किट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो। तो अब आपको क्या करोगे, आई कॉमन आएगा, तो इसको केस में क्या लिख सकते हो, बोला सर आई नॉट बाहर ले लीजिए, आई नॉट आर नीचे लिखोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, बोला सर एक्सएल माइनस एक्सी आप सभी का हो गया, यहाँ से आई नॉट से आई नॉट गया, ये क्या हो जाएगा, बोला सर एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर आप सभी का हो जाएगा। तो ये हो जाता है टेन फाई की वैल्यू। अगर टेन फाई की वैल्यू ये हो गई है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर आप सभी का है, क्यों, क्योंकि सर मैंने यहाँ पे बात किया है कि मेरा वीसी वीएल मेरा क्या है बड़ा है, वीएल मेरा क्या है बड़ा है, तो इस तरीके से आप लोग टेन फाई को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि टेन फाई कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, और कितना आ गया है एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर आपका हो गया है। तो इसको फाई क्या लिख सकते हो, बोला सर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स के अंदर ये आपका हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर, और ये क्या है तुम्हारा मोड है, मोड है ऊपर वाला क्या है बेटा, मोड है, याद रख लीजिएगा ऊपर वाला क्या है, मोड के अंदर आपने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मोड से आपका वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी ना कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे फाई देख लिया। अब आपसे पूछा जा सकता है, एक और कंडीशन होती है जहां पे आप लोग इंपीडेंस की बात करते हो, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे खाली पेज है क्या, ये ले लेते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे काफी चीज है। तो देखो मैंने अभी तक क्या निकाला है, आप सभी को वी नेट निकलवा दिया है। वी नेट कितना होता है, वी नेट होता है अंडर रूट का, बोला भैया वी आर का स्क्वायर है प्लस में क्या हो जाएगा वी एल माइनस वी सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ गया। ये अगर मैं टेन फाई की बात करता हूं तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर आपका हो गया, ये आपने निकाल लिया। अब आपने इंपेडेंस की बात की है, इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर
प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा बेटा जी स्क्वायर, ठीक है जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब यहीं पे आप लोग निकालते हो बेटा, एक कंडीशन होती है रेजोनेंस कंडीशन, याद रखिएगा क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड आपका होता है, ठीक है जी, किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं जेड की बात करता हूं तो रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, बोला सर रेजोनेंस कंडीशन की जब भी बात की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है कि मेरा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बराबर किसके होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करता हूं तो अगर रेजोनेंस कंडीशन ये है तो ये क्या हो जाता है, बोला सर ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के बराबर हो गया। यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा एल सी, 1 अंडर रूट के अंदर कितना हो गया एल सी आप सभी का हो गया है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट का एल सी आप सभी ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोला सर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोला सर ओमेगा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एल सी है, इसी को आप लोग बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सभी का हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। अब कल को अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है क्या हो जाएगा, बोला सर ओमेगा को क्या लिख सकते हो, बोला सर 2 पाई एफ लिख सकते हो, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अंडर रूट के अंदर एल सी आप सभी का हो गया है, और एफ की बात करते हो तो 1 कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी आप सभी का हो गया। इसको आप लोग बोलते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप सभी बोल देते हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप सभी इसको बोल देते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट का क्या हो गया LC आप सभी का हो गया, तो 2 पाई अंडर रूट का क्या हो गया LC आप सभी का हो गया। दिमाग में आप लोग इसको अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है जी। आगे अगर हम लोग जाते हैं इसी के अंदर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिमाग लगाते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बूस्ट होगा। तो देखो यार एक चीज और कर सकते हो, मैंने बोला सर क्या, देखो यार आपको पता होना चाहिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर आप बताइए करंट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो आप जानते हो क्या होता है, बोला सर I इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है, बोलो हाँ या ना। और Z की बात करोगे तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे Z की बात करता हूं तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर हो जाता है, बोलो हाँ या ना। अगर ये तुम्हारे पास है रेजोनेंस की कंडीशन है, अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर एक्सएल बराबर एक्ससी है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन मानोगे तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन पे अगर आप लोग बात करते हो तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोला सर एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बोला भैया वी बाई अंडर रूट का आर स्क्वायर, और यानी कि सर अंडर रूट का आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वी बाई क्या हो जाएगा आर, यानी कि सर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपली बोलोगे तो आपका Z क्या हो जाता है, Z हो जाता है मिनिमम। क्या हो जाता है, Z हो जाता है मिनिमम, यानी कि करंट क्या होगा मैक्सिमम। तो याद रखिएगा एट रेजोनेंस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा, एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, करंट क्या होगा मेरा, करंट आप सभी का होगा मैक्सिमम। करंट आप लोगों का सर्किट के अंदर मैक्सिमम फ्लो होगा। अगर सवाल पूछा जाता है बताइए सर्किट के अंदर कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन जो होती है उसके ऊपर मैक्सिमम करंट मेरा फ्लो होगा सर्किट के अंदर। कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है जी। आगे अगर और आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो सकता है, आपने काफी चीजें निकाल ली हैं, कुछ बचा हुआ है क्या, एट रेजोनेंस की कंडीशन भी हमने निकाल लिया रेजोनेंस की। हाँ यार सबसे बड़ी बात पावर फैक्टर, यार पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं कि भैया पावर फैक्टर क्या होता है। बेटा पावर जो फैक्टर होता है उसको हम लोग लिखते हैं cos फाई से। किससे लिखते हैं, cos फाई से। अब cos फाई क्या हो जाता है, बोला सर cos फाई हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, बोला सर cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो क्या हो जाएगा, बोला सर यहां से अगर इसको लिख रहे हो डायरेक्ट लिख दो ना यार, आई कॉमन लोगे, आई कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये होता है बेटा आर बाई में क्या हो जाता है, देखो दो तरीके होते हैं cos फाई निकालने का, एक होता है वी आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा वी एल माइनस वी सी का क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो यहां से आप बोलोगे करंट को बाहर लेके काटापीटी हो जाएगी, तो आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोला सर अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हो आर बटे जेड। जेड क्या होता है तुम्हारा, जेड होता है हमारा क्या, बोला सर जेड को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। तो आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करता हूं तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कंडीशन हो गया जब हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन ले लेंगे। एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा
एक्सी के। एक्सएल बराबर किसके हो गया? एक्सी के। अगर एक्सएल बराबर एक्सी का हो गया बेटा, तो आप बोलोगे कि सर रेजोनेंस की कंडीशन है, उस केस में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? अगर रेजोनेंस की कंडीशन में बोलोगे तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? जेड बराबर किसके हो जाएगा? बोलो सर रेजोनेंस की कंडीशन में जेड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है, ये की वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि z बराबर किसके आ जाएगा बेटा? z बराबर आ जाएगा r के। और z बराबर जब r के आ जाएगा तो r बटे r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जब भी तुम्हारी रेजोनेंस की कंडीशन होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो पावर फैक्टर तुम्हारा कितना हो गया बेटा? 1 आप सभी का हो गया है इस केस के थ्रू। तो पावर फैक्टर आपने निकाल लिया, ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज निकाल ली है। इसके अलावा फिर भी कुछ बच जाता है तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज आप सभी को करा दी है, जिससे आप सभी का काम आसान हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है रेजोनेंस सर्किट। तो मैंने ये पूरी कहानी आप सभी को बताई दी है कि लीनियर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सारी कहानी मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दी है। पूरी कहानी को मैंने यहाँ पे समेट दिया आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अब आता है क्वालिटी फैक्टर। देखो यार, क्वालिटी फैक्टर को आप लोग समझ सकते हो इस तरीके से। आप लोगों ने सबने बेसिकली इनको यूज किया जाता है ट्यून्ड सर्किट के अंदर। अब ये ट्यून्ड सर्किट क्या होता है? ट्यून्ड सर्किट का मतलब ये होता है सर, कई बार आप लोगों ने रेडियो और टीवी वगैरह में देखा होगा कि सर कई बार क्या होते हैं, दो अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं। उस सिग्नल्स के केस में क्या होता है कि सर मुझे अपना एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए जिसके द्वारा मैं मैच देख रहा हूं या गाने सुन रहा हूं, जो भी। कई बार ऐसा होता है ना कि सर गाना भी चल रहा है, न्यूज भी चल रही होती है। तो जितना अच्छा हमारा जो ट्यून सर्किट है, ट्यून सर्किट अच्छा हम लोग कब बोलेंगे कि सर वो तब बोलेंगे जिसका उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? हाई होगा। जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर हाई होता है उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? सिग्नल स्मूथ होगा, सिग्नल अच्छा होगा। और किसके अंदर बात करोगे? एलसीआर सर्किट के अंदर ही आप सभी इसको बात करते हो। ठीक है जी, मान गए। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। तो देखो क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये आप लोगों का कैसे निकालोगे। देखो क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना बेटा, चाहे आप लोग रेजोनेंस कंडीशन में निकालोगे तो इसको चाहे VL बाई VR कर दीजिए और चाहे इसको VC बाई VR कर दीजिए, दोनों केसेस में बराबर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए VL की वैल्यू बराबर क्या होती है? बोलो सर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL को लिखोगे IXL। ठीक है जी, IXL लिखोगे। VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IXL। और VR को क्या लिखोगे? VR को क्या लिख सकते हो? IR। I से I गया, इसको क्या लिखोगे? ओमेगा L। और ये क्या हो जाएगा? R। ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो सर ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? 1/√LC होता है। बोलो हाँ या ना? 1/√LC। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर 1/√रूट के अंदर LC हो गया है, इनटू में L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R। अगर इसको बाहर ले लेता हूं R को, 1/R हो जाएगा। और इसके अंदर अगर अंडर रूट के अंदर इसको लेना है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? L स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? LC। एक से एक गया, क्या आ जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा 1/R अंडर रूट का L बाई C आप सभी का हो जाता है। यानी कि सर याद रखना, अगर क्वालिटी फैक्टर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम अगर क्वालिटी फैक्टर चाहिए, यानी कि अपने सिग्नल्स को जो स्मूथ चाहिए, सिग्नल्स जितना ज्यादा अच्छे आपको चाहिए, तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस को भी क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो कई बार आपको सीधे वो वैल्यूज देके सॉल्व करवा देते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। तो यार बेसिकली क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये है कि कितना स्मूथ आप सभी को सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसके केस में आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट LC आप सभी का हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? क्वालिटी फैक्टर है। चाहे आप लोग इससे निकालोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हो, रेजोनेंस के केस में वही आएगा, बस इसमें सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक आती है बैंडविड्थ। अब इसको और कैसे देख सकते हो? अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ देखते हो तो आपको पता होना चाहिए करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं, है क्या? उससे पहले ये बता देता हूं, देखो आप लोग अगर चाहो तो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ के हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर पढ़ के आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हो जो आपके भाई का है, Y485 कूपन कोड को लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, आज से ही अपनी तैयारी है जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखो क्या कि सर अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो पावर डिसिपेट है, उससे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ आप सभी को बताना चाहूंगा। तो याद रखिएगा अगर आप लोगों का एक ग्राफ जो होता है ना, इसके अंदर ये इस तरीके का ग्राफ होता है। याद रखिएगा, मैंने बोला कि सर मेरा रिजल्टेंट यहां पे है, ठीक है, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो इतनी है। अगर इधर बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू ओमेगा प्लस में इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने करंट की बात कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि सर देखो दो केसेस होते हैं, आपको आइडिया है ना यार। देखो अगर आप लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर या तो करंट इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है ना क्या। बोला सर अगर मैं एक बात करता हूं इंडक्टर के केस में, तो I इज इक्वल टू V बाई क्या हो जाएगा? XL। और इसको क्या लिखोगे? V बाई क्या हो जाएगा? ओमेगा L।
और यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा एल है तो 1/2 पाई एफ एल हो जाएगा। यानी कि सर जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी एक वैल्यू के बाद में। क्योंकि देखो आप जानते हो ना कि रेजोनेंट की कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्ससी के होता है, लेकिन सर अगर इनमें से अगर कोई भी वैल्यूज में चेंज आता है तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर मान लीजिए इस टाइम पे हमें पीक वैल्यू मिली थी, अब जैसे जैसे तुमने इसको बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है इस तरीके से कुछ, और एक इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ अगर यही बात अगर आप लोग ये बात करोगे क्या, वी बाई क्या हो जाएगा एक्स के केस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे किस तरीके से बोला सर, यहाँ पे मान लीजिए ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 मान लीजिए, तो जैसे जैसे आपका वैल्यू इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि सर एक्सी की बात है और एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है जी, अगर इसको लिखना चाहते हो उसके साथ लिख लीजिए कि ओमेगा सी वी हो जाएगा, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी की। भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट आप सभी का बढ़ेगा, तो इस तरीके का ग्राफ आप सभी का मिलता है। तो ये तुम्हारी मैक्सिमम पीक वैल्यू दे रहा है। दूसरा केस ले लीजिए कि सर अगर मैं बोलता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, तो भैया करंट वैसे डिक्रीज कर जाएगा, उस केस में आपको इस तरीके से ये मिलेगा। तो ये केस कब है, जब मान लीजिए रेजिस्टेंस आपका क्या है 10 ओम है, और ये कब है जब तुम्हारा रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है 100 ओम है। तो ये तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ हो गया। तो ये तुम्हारा कौन सा ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया, करंट ग्राफ। ठीक है जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा पावर, तो पावर क्या होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, वी आर एम एस कॉस फाई, अगर इसको वी आर एम एस को लिखोगे तो क्या होता है 1/V0/√2 होता है, इसको लिखोगे I0/√2, √2 मिलकर क्या बना लेगा 2 बना लेगा, तो 1/2 V0 कॉस फाई आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखिए, अब आपको पता है ना कि अगर मैं फाई की वैल्यू की बात करूंगा तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस के केस में फाई कितना होता है 0। तो यानी मेरा अगर मैं बात करूंगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, उसके अंदर क्या होगा मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर है। लेकिन सर अगर मैं यहां पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करूंगा तो फाई कितना होता है 90 डिग्री, फेज शिफ्ट कितना था 90 डिग्री तो था फेज शिफ्ट। अगर मैं फेज शिफ्ट की बात करता हूं कितना था बेटा, अगर मैं फेज शिफ्ट की सिंपली बात करता हूं तो कितना था 90 डिग्री था फेज शिफ्ट। अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, बोला सर यहां पे ये 0 हो गया, 0 होते ही क्या हो जाएगा, बोला सर यहां पे आप बोलोगे कि 0 होते हैं पावर कितना हो जाएगा 0, यानी कि आप बोलोगे और पावर लॉसेस क्या होते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप सभी के हो जाते हैं। तो ये पावर लॉसेस आप सभी के हो जाते हैं। अगर आगे जाते हो तो आगे बात आती है वॉटलेस पावर। तो वॉटलेस पावर बेटा आप लोग किसी भी केस में निकाल सकते हो, इंडक्टिव और कैपेसिटिव केस में। अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो अगर मैं बात करूंगा तो उस केस में आप लोगों को पावर की अगर बात करोगे तो वहां पे आप लोग बोलोगे पावर तो देखने को मिलेगी, लेकिन वॉटलेस का मतलब क्या है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट को यूज करते हो तो उस केस में हम लोग यहां पे बात करेंगे। उस केस की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। बात कर लेते हैं वॉटलेस करंट की। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम लोगों ने देखा है तो हमने अभी तक ये देखा था कि सर सर्किट्स के अंदर हमने यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट को देख लिया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को देख लिया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट को देख लिया। अब बारी आती है कि सर यहाँ पे वॉटलेस करंट का मतलब क्या हुआ। जैसा कि अगर आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे बात करता हूं पावर की, तो पावर आप लोग निकालते हो उसके अंदर आप लास्ट जो आता है वो पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस आता है। क्या आता है, अगर मैं पावर की बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ पावर की बात करता हूं तो पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई आप लोग लिखते हो। अब भैया कॉस फाई है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं cos फाई की, फाई क्या होता है हमारा फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्योर इंडक्टिव सर्किट की, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, तो इसके अंदर कितना होता है 90 डिग्री होता है, और इसी को क्या लिख लेते हो π/2। और अगर cos π/2 की बात करते हैं तो 0 बन जाता है, और 0 से सारा मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितना आ जाएगा 0। अगर पावर 0 आ रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि सर जब मेरे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मेरे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और उसके अंदर मेरे पावर लॉसेस कितने हैं 0 है, तो उस केस के अंदर जो करंट इसके अंदर फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉटलेस करंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट को आप लोग निकाल सकते हो, यहां पे इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों केसेस के अंदर निकाल सकते हो। तो आई साइन फाई है, साइन फाई कहां से आया, बोलो सर फाई की बात करोगे तो साइन फाई कहां से निकालोगे, जो आपको मैंने अभी सर्किट बताया था, कौन सा सर्किट था, बोलो सर जो आरएलसी सर्किट पढ़ा था उसके अंदर जो आपके एंगल है, जैसे आपने पावर फैक्टर को निकाला था उसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है और यहां पे इसको पूरा सॉल्व करना है। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसके इसमें कैपेसिटर एब्सेंट है तो 0 कर दीजिए, रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको भी 0 कर दीजिए। अगर उसके अंदर सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है तो एक इंडक्टर लगा हुआ था, इंडक्टर रखिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकालोगे। अगर मैं आगे जाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है
ट्रांसफार्मर। या ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सर ट्रांसफार्मर क्या होता है। बोलो सर ट्रांसफार्मर हमारी ऐसी एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एसी जो वोल्टेज होता है उसको हाई एसी वोल्टेज या फिर लो एसी वोल्टेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप बोलिए कि अगर मेरे को कोई लो वैल्यू है उसको हाई करना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। वैल्यू मतलब वोल्टेज की वैल्यू है या करंट की वैल्यू है, दोनों केसेस में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि अगर इसके डायग्राम की मैं बात करता हूं तो डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना लेता हूं। देखो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए इसको बना रहा हूं, ठीक है बेटा जी। तो यहां पे आपने ये देखा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये इस तरीके से ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे फ्लक्स की बात आएगी। फ्लक्स की बात क्यों आएगी, क्योंकि सर जब एक में चेंज होगा तो दूसरे में आप लोगों का उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले ये इसकी साइड कौन सी होगी सर, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये इसकी होती है प्राइमरी साइड। क्या होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या बोल देते हैं, प्राइमरी साइड हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी साइड है। तो ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है जी। यहां पे आप लोग लोगे तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, बोलो सर ये सेकेंडरी हो जाएगी। बोलो भैया ठीक है नहीं है, ये तुम्हारी क्या हो गई, बोलो सर ये सेकेंडरी हो गई है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। यहां पे मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स की बात करता हूं तो N1 है। यहां पे वोल्टेज की मैं बात करता हूं या EMF मान लीजिए E1 है, ठीक है जी, E1 मान लीजिए। या फिर इसको वोल्टेज, अब आपको पता है ना E इक्वल्स टू किसके हो जाता है, V पे होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों का प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे E1 हो गया, ये N1 हो गया। मैं बोलता हूं इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है भैया, I1 है, ठीक है, I1 है। और यहां पे मान लीजिए यहां पे आप लोगों का ये आपने यहां पे कर दिया इनपुट फ्रीक्वेंसी और आपने सारी चीजों को यहां पे बता दिया, 50 हर्ट्ज पे आप लोग इस पे वर्क कर रहे हो। सेकंड की बात करोगे, बोलो सर I2 करंट है, E2 आपका ये है, और इसके साथ ही आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। अब आप मुझे बताइए, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है, यानी कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, जब आप लोग सप्लाई कनेक्ट करते हो, मान लीजिए आप लोगों का ये हिस्सा है, इसके साथ आपने क्या किया है, सप्लाई कनेक्ट किया है, यानी कि AC सोर्स को आपने कनेक्ट किया है, ठीक है जी। या फिर आप लोग बोलोगे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख लीजिए आपने सप्लाई को कनेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अगर सप्लाई करंट हो गया, सप्लाई कनेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो होगा तो आप जानते हो कि जब करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, बोला सर आपका EMF इंड्यूस्ड होगा। EMF इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, अगर आप लोगों को याद हो, बोला सर कैसे, बोला सर यहाँ पे आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब चेंज इन फ्लक्स आपसे भी कहो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो चेंज इन फ्लक्स आपका होगा, तो उसकी वजह से EMF होगा और करंट होगा। बोलो राइट है नहीं। अब यहां से ये फ्लक्स है तो अगर इधर ये मूव कर रहा है तो इस वजह से इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। अब इसके अंदर चेंजेस करने से इसके अंदर अगर आपको चेंज देखने को मिल रहा है तो सीधा सीधा आप लोग बोलोगे कि सर ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वर्क कर रहा है। किसके ऊपर वर्क कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आप लोग यहां पे करते हो, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात देखिए, मैं दो चीजें आप सभी से पूछना चाहूंगा। ब्रो सर दो कंडीशंस मेरे पास होती है, एक होता है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब ये होता है जितना मैंने इसको दिया है उतना ही मुझे मिल गया। आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है कि सर जितना मैंने इसको दिया है उतना ही मुझे मिल रहा है, वो होती है आइडियल कंडीशन। यानी कि जितनी पावर मैं इसको दे रहा हूं, जितनी पावर मैंने इसको दी है, यानी कि पावर जो होगी हमारी इन, उतनी ही क्या होगी, पावर क्या होगी बेटा, आउट है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल केस की बात है। वैसे तो आइडियल कोई चीज नहीं होती, लॉसेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने बोला कि सर अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि V1 I1 है तो ये किसके बराबर होगा, V2 I2 के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। और यहां पे हो जाएगा V1 बाई V2 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा I2 बाई I1। यानी कि करंट के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज के रेसिप्रोकल क्या है, आपका करंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहां पे V1 बाई V2 निकालोगे तो I2 बाई I1 आप सभी का देखने को मिलेगा। या फिर आप लोग बोल सकते हो ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी साइड। इसको आप लोग बोल सकते हो क्या, इसको आप लोग बोल सकते हो प्राइमरी साइड। इसको क्या बोल सकते हो बेटा, इसी को आप लोग बोल सकते हो सेकेंडरी साइड। क्या होती है, ये तुम्हारी सेकेंडरी साइड होती है। ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, ठीक है। अब मुझे बताइए EMF की मैं बात करता हूं तो पहला का अगर मैं EMF निकालता हूं तो E1 बराबर के E1 है, E1 बराबर V1 लिख लीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो हाँ या ना, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो ये क्या हो जाएगा, d5 बाई n1 हो गया, तो d5 बाई dt आप सभी का हो गया, ठीक है। इसके फ्लक्स की वजह से इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसको d5 रख लीजिए, कांस्टेंट लेके चलिए, 5 लेके चलिए, क्या लेके चलिए 5, तो ये हो जाएगा dt। इसी तरीके से मैं अगर दूसरे की बात करता हूं तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का n2 d5 बाई dt आप सभी का है। दोनों को क्या करिए बेटा, दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों आपको पता है ना कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं EMF की बात कर रहा हूं, इधर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है सर इंड्यूस्ड की बात है, इंड्यूस्ड की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो, ठीक है। तो आइडियल केस की आप लोग यहां पे बात कर रहे हो।
तो या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही डिवाइड करूंगा तो आपको क्या पता लग जाएगा, d5 से d5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा n1/n2 आप सभी का आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, n1/n2 आप सभी का आ जाएगा, यानी कि v1/v2 इज इक्वल टू n1/n2 आप सभी का यहां से हो गया है। यानी कि सर अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहूं तो यहां से मुझे क्या समझ में आया है कि भैया v1/v2 की बात करोगे या फिर इसकी बात करोगे, क्या यहां पे बोलोगे n1/n2 की बात करोगे, या फिर आप लोग बोलोगे यहां पे क्या बोलो सर i2/i1 की बात करोगे। तो यहां से चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो सर आप लोग बोलोगे कि भैया v1/v2 है इज इक्वल टू n1/n2 है, ठीक है, n1/n2 आप सभी का हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i2/i1 आप सभी का है, और इनका जस्ट अपोजिट रेशियो आप लोगों का क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप सभी का कहलाता है। तो यार ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बोलो सर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, ठीक है, फॉर्मेशन की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, बोलो सर ये हो जाएगा v2/v1 आप सभी का है, ये हो जाएगा i1/i2 आप सभी का है, और यहाँ पे हो जाएगा n2/n1 आपका जो होता है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप सभी का कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा, उसको भी आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो कोई खाली पेज है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, उसकी बात है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि सर हम लोग यहां पे बात करते हैं, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, ट्रांसफार्मर की मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, बोलो सर एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक आप सभी का होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या करेगा, स्टेप डाउन की बात है, तो यह है स्टेप डाउन। तो देखो यार स्टेप अप का मतलब क्या है कि जो इनपुट के अंदर वैल्यू है, इनपुट के अंदर वैल्यू है उससे ज्यादा क्या देगा, आउटपुट के अंदर देगा, यानी कि इनपुट से क्या करेगा, हायर आउटपुट देगा। क्या देगा, हायर आउटपुट आप लोगों को लेना है, तो हायर आउटपुट लेना है। यानी कि सर हायर आउटपुट लेने के लिए क्या होगा, देखो अगर आप लोगों को याद हो नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में देखिएगा, मैं बोलता हूं v1/v2 था इज इक्वल टू क्या है, n1/n2 है बेटा, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मेरे को v2 चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा v1n2 डिवाइडेड बाई क्या है, n1 है। भाई मेरे मुझे बताइए, आप लोग प्राइमरी साइड कोई चेंज नहीं कर रहे हो, हमेशा जो चेंजेस करोगे वो सेकेंडरी साइड होंगे, यानी कि जो भी आपको चेंजेस करने हैं, आपको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि देखो प्राइमरी साइड जो आपने दिया है एक बार वो तो सेम रहेगा, प्राइमरी साइड जो आपने दिया है वो सेम रहेगा, यानी कि जो सेकेंडरी साइड आप सभी की वैल्यूज है उनकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, या तो वैल्यू कम होगी या तो वैल्यू ज्यादा होगी। सही बात है, गलत बात है, बोलो सर राइट है। तो इसका मतलब यहां से आप बोलोगे कि v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बेटा, n2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर है, यानी कि सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है वोल्टेज आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यार अगर यहां पे आप बोलोगे कि n2 आप लोगों का ज्यादा है n1 से, तो उस केस में क्या होगा, v2 ज्यादा होगा v1 से। अगर स्टेप डाउन करना है तो भैया n2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए n1 से, उस केस में v2 क्या होगा, कम होगा v1 से। अब आप जानते हो पावर का केस है, तो यार एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आप सभी जानते हो ना, अगर मैं पावर की बात करता हूं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बोला भैया पावर इज इक्वल टू अगर बात कर रहे हो v1/i1 है, ठीक है, और आपकी पावर इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर के तो है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, v1/i1 इज इक्वल टू v2/i2 है, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे बोलता हूं मुझे v2 चाहिए, तो v2 के केस में क्या होगा, बोला सर v2 के केस में क्या होगा, ये हो जाएगा v1/i1 डिवाइडेड बाई i2, यानी कि सर जब आप यहां पे इसके वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका करंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर v2 आपका ज्यादा है v1 से, तो उस केस में आपका i2 जो है ना वो लेस देन होगा i1 से, और इस केस में क्या होगा, आपका i2 ज्यादा होगा i1 से। यानी कि आप लोगों का पावर के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्या होगा, पावर के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप सभी को दिमाग में बिठा लेना है इस तरीके से। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ऐसा है तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि सर यहां पे सारा खेला जो है ना एक्चुअली में नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी के अंदर उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, लेकिन करंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन जितना नंबर ऑफ टर्न्स कम है सेकेंडरी के अंदर, ऑब्वियसली बात है वोल्टेज उतना ही कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, तो कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स तो वोल्टेज कम होगा,
वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दिमाग में बिठा लीजिए, एक वैल्यू कम हो रही है, दूसरी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, पावर को तुझे क्या करना है, लेके चलना है बराबर। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, यहीं पे एक वर्ड आता है जिसको आप लोग बोलते हो एफिशिएंसी। क्या बोल देते हो बेटा, एफिशिएंसी, आप सभी बोलते हो एफिशिएंसी परसेंटेज। तो एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ बेटा, इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट में आप सभी को कितना मिल रहा है उसकी बात है। अगर 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, 80 रुपए आप सभी को मिल रहा है तो बात है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, बोला सर 80% आप सभी को आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा लिखोगे, एफिशिएंसी परसेंटेज की बात करोगे तो भैया आउटपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर की बात है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, इनपुट पावर की बात करते हैं। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%। ठीक है जी, 100%। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, यहां पे आप लोग लिखोगे क्या हो जाएगा भैया, V2I2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1I1 इनटू में क्या हो जाएगा 100%। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये, मान लो मैं कहता हूं सर आउटपुट में 80 मिल रहा है 100 है, तो इंटू 100%, तो कितना परसेंट आया, बोला सर इसकी बात करोगे तो सीधा सीधा 80% आप लोगों का क्या है, ये 80% क्या है बेटा, आप लोगों का एफिशिएंट है। तो ये एफिशिएंसी परसेंटेज आप लोगों की कहलाती है कि यार आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो देखो आउटपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू में 100%, तो यानी कि सर ये आपका क्या हो जाएगा, V2I2 डिवाइडेड बाय V1I1 आप सभी का है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया है। अब बात करते हैं यहां पे लॉसेस की। देखो यार आप सभी जानते हो लॉसेस भी आप सभी के होते हैं। आप जानते हो कि सर यहां पे अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करता हूं, सिंपल याद रखना, देखो आपके कुछ लॉसेस भी इसके अंदर देखने को आप सभी को मिलते हैं। तो लॉसेस की मैं यहां पे बात कर लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला होता है, देखो क्या होता है, कॉपर लॉसेस। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ कॉपर लॉस कैसे होंगे, बोलो सर कैसे होंगे। देखो आप सभी मुझे बताओ, कोई भी अगर मैं मेटल की बात करता हूं, सिंपल लेना, अगर मेटल की बात करूंगा तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हीट होगा वायर, अगर हीट होगा तो ऑब्वियसली बात है हीट की वजह से लॉसेस होंगे, हीट लॉसेस जो आप सभी के होंगे, हाँ या ना, तो होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उसी तरीके से बोलो सर अगर मुझे ज्यादा वोल्टेज को उसके अंदर से निकालना है तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो सर वोल्टेज अगर मुझे ज्यादा चाहिए यानी कि आउटपुट में वैल्यू ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मुझे ज्यादा मोटा वायर लेना पड़ेगा और उसके ऊपर इंसुलेशन है वो मुझे ज्यादा करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर अगर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपने देखा हो तो लैब के अंदर कई बार आप लोग देखते हो कि आपके जो वायर्स होते हैं ना पतले पतले होते हैं। क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन ये कि उसके अंदर से करंट बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से अगर ज्यादा करंट फ्लो करा दिया तो ऑब्वियसली बात है वो हीटअप होगा, हीट करने के बाद में वो पिघलने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। यानी कि सर जब भी मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से वायर मेरा क्या होगा, हीट होगा, हीट होने की वजह से उसके अंदर लॉस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉपर लॉसेस हम लोग बोल देते हैं या हीट लॉसेस हम लोग उसको कह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा हुआ आयरन लॉसेस। अब आप मेरे को बताइए, सबसे पहले सुनना, ढंग से सुनना। बोलो सर आपने देखा है कि जब भी मैं यहां पे बोलता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सोचना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बोला ठीक है बिल्कुल है। अब यहां पे आप लोगों का क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, बोलो राइट है सर। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट भी आप लोगों का इंड्यूस्ड हो रहा है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आप सभी का हो रहा है। अब ये अगर आप लोगों का हो रहा है तो इसकी वजह से आप सभी जानते हो कि कई बार क्या होता है, आपकी एनर्जी भी डिसिपेट होती है, एनर्जी भी होती है। सर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 100 दिया, 80 आपको मिल रहा है तो 20 का लॉस हुआ नहीं हुआ। अगर पावर लॉस की बात कर रहे हो 20 का पावर लॉस हुआ, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बोलो सर ये जो हमारा वेरिंग वैल्यू है इसकी वजह से, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज की बात भी कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फ्लक्स लीकेज, क्योंकि प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी के अंदर इतना नहीं मिल रहा है, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में कम वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको लैमिनेट कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या किया जाए, मिनिमाइज करा जा सके। तो क्या हुआ, बोलो सर आयरन लॉसेस का मतलब क्या हुआ कि द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एडी करंट इन आयरन कोर व्हिच लीड टू डिसिपेट ऑफ एनर्जी इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड आयरन कोर। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको लैमिनेटेड कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, आयरन लॉसेस होते हैं। इसके बाद में हमारा आता है, वो होता है, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर आप सभी को पता है, ये मैंने फ्लक्स लीकेज की बात बता दी है कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर चीजें होती हैं, वो मैंने आपको यहीं पे टर्म समझा दी। इसके बाद में आता है हिस्टेरेसिस लॉसेस। आप सभी ने देखा, बोलो सर हिस्टेरेसिस लॉसेस का मतलब क्या होगा। देखो हिस्टेरेसिस लॉसेस का मतलब क्या होता है, आपने जब आपने चैप्टर नंबर 5 देखा तो उसके अंदर आपने क्या किया था, जब भी आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या किया है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा। अब रखने के बाद में क्या होगा कि सर एक सर्टेन लिमिट तक वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर पाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे वो अब डीमैग्नेटाइज होता है। डीमैग्नेटाइज होगा तो उसके लिए आप लोग पूरी तरह उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई करते हो। तो उसके केस में क्या हुआ कि सर जब भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल के थ्रू, अब वहां पे क्या हुआ है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की प्रोसेस जो ये होगी तो
तो उसकी वजह से जो ये आपके कुछ लॉसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस हम लोग उसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस हम लोग कह देते हैं। एक होता है हेमिंग लॉसेस। हेमिंग लॉसेस का मतलब क्या होता है, हेमिंग लॉसेस का मतलब क्या होता है, सर देखो आप लोग मशीन आप लोगों की ऑपरेट कर रही है, अगर मशीन ऑपरेट कर रही है या मैं बोलूं सिंपली करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप जानते हो ना वियर एंड टियर हो रहे हैं, या फिर आप लोग जानते हो कि कई बार ट्रांसफार्मर के आसपास की साइड आप लोगों को थोड़ा सी नॉइज सुनने को मिलती है। तो ये जो आप लोगों का होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोले सर इसी को हम लोग बोलते हैं हेमिंग लॉसेस। क्या बोलते हैं, हेमिंग लॉसेस हम लोग इसको कह देते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत सिंपल सा था, जिसके अंदर हमने काफी चीजों को जाना कि किस तरीके से आप लोगों का है। मेजरली आप लोगों को ट्रांसफार्मर के अंदर एक चीज याद रखनी है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे आप लोग इसके अंदर वोल्टेज डाउन वोल्टेज अप आप कहते हो, इफिशिएंसी कैसे होता है। याद रखिएगा जब तक आप लोगों को इफिशिएंसी की बात नहीं करेगा, आप लोग आइडियल केस लेके चलोगे कि यार जो भी हमारा इनपुट के अंदर है वही आउटपुट के अंदर है, वो हमारा क्या होता है, आइडियल केस होता है। लेकिन सर जब आपको इफिशिएंसी की बात कर लेता है तो आप लोगों को जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है इसी को यूज करना है, इसके थ्रू चीजें को आप लोगों को निकालना है। आप ऐसा कर सकते हो कि इनपुट आप लोग पावर निकाल सकते हो, आउटपुट पावर अलग से निकाल सकते हो। दोनों केसेस को करने के बाद में आप लोग उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप लोग वैल्यूज को निकालोगे। लेकिन आपको कैलकुलेट किसके बेसिस पे करना है, आपको कैलकुलेट जो करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया आप लोग किस तरीके से उसको सिंपली इनपुट और आउटपुट के अंदर आपको क्या रेशो मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप लोग इसको करोगे। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ये मैंने आपको कुछ लॉसेस बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अच्छे से लेवल पे तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे लेटेस्ट बैचेस और महापैक के अंदर यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 को लगा के आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज बोलूंगा, वो ये कि अड्डा 24/7 की ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके द्वारा आप सभी को डेली क्विजेस मिल जाते हैं, फ्री मटेरियल मिल जाता है, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको जो सेशन आप लोग देख रहे हो उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, ई बुक्स हैं, वीडियोस हैं, दुनिया भर की सारी चीजें आपको इसके ऊपर मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लोग प्रीमियम कंटेंट के अंदर जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर दीजिएगा। आप लोग कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर मुझे तो क्या करना है, बैच के अंदर एनरोल करना है, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, ऑल कोर्सेज के पे जाने के बाद में UG एंड PG पे जाना है, UG पे क्लिक करना है, हमारे साइंस पेज पे जाना है। यहाँ पे लेटेस्ट जो भी बैचेज होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, जैसे ये 3.0 है, इसके ऊपर जाओगे, बाय नाउ पे जाना है, Y485 कूपन कोड लगाना है, Y485 जो आपके भाई का है, ये लगाते ही आप सभी को ये बैच जो है कितने में मिल रहा है बेटा, 8,399.40 रुपए में आप सभी को ये मिल रहा है। तो जाइए इसका फायदा उठाइए और आज ही एनरोल करिए हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।